Alright, so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope I am audible to all. Hello, am I audible? Yes, Dr. Maria, you are. Thank you, Hina, for confirmation. All right, so we'll begin today's session. Our today's topic is regarding medical stats, and our presenter is Dr. Sheikh Mohammad Ibad Ali, who is the research mentor at EMRCP, which is XME Medical Research Community of Pakistan. He has been extensively covering research stats sessions at EMRCP platform in the past few years. And he has kindly agreed to cover some of our learning objectives regarding medical stats as beginners. So first of all, I would like to request Bilal Ahmed for tilawat of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Translation. Read, O Prophet, in the name of your Lord who created woman from a cooking cloth. Read, and your Lord is the most generous. Short humanity. Jazakallah, Dr. Bilal. Right, so now let's move towards the national anthem. Five or six. Five वाली कर दो। Screen share करो, screen share करो, screen share, screen share, वही screen पे करो, and then share. All right, so now I'm handing over the mic to Dr. Ibad. So, Dr. Ibad, please come over. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सब लोग ठीक होंगे। और आज का लेक्चर इज अबाउट एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स व्हिच इज एट अ वेरी बेसिक लेवल। लेकिन ये है कि इस बेसिक लेवल स्टैटिस्टिक्स को समझने से पहले थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट्स को मैं क्लियर करना चाहूंगा। तो मैं थोड़ा सा बेसिक्स को पहले क्लियर आउट करना चाहूंगा। इन बेसिक्स के अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं हमारे यहाँ पे। आमतौर पे जो मैंने रिसर्च में ऑब्जर्व किया है, द बेसिक मिस्टेक्स आर कि कभी कभी हम स्टैटिस्टिक्स सही लगाते हैं लेकिन गलत स्टडी डिजाइन पे लगाते हैं। कभी कभी हमारा स्टडी डिजाइन सही होता है और स्टैटिस्टिक्स गलत होते हैं। दोनों सूरतों में रिजल्ट इज कि रिसर्च पेपर रिजेक्ट भी होता है और दूसरा कि फिर उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। ठीक है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टडी अ बिट अबाउट स्टडी डिजाइन्स। हमारे पास इस वक्त वी हैव बेसिकली, अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो दो तरह के डिजाइन होते हैं, कंपैरेटिव एंड नॉन कंपैरेटिव। ठीक है, एक डिजाइन है जो कंपैरेटिव है और एक डिजाइन है जो कि नॉन कंपैरेटिव है। नॉन कंपैरेटिव के अंदर नॉर्मली व्हाट वी गो विद इज लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल स्टडीज जो है वो हमारा बेसिकली हम फॉलो करते हैं। नाउ व्हाट इज समथिंग दैट वी डू इन अ क्रॉस सेक्शनल, एक बेसिक आइडियाज जैसा मैं दे रहा हूँ, बिकॉज हमारा आज का ये टॉपिक नहीं है तो मैं बड़ा रैपिडली गो थ्रू कर रहा हूँ इसमें से। अगर कोई इश्यूज हैं तो उनको हम डिस्कस करना चाहते हैं कि मामला कुछ शुरू से तैयार हो जारी है आप याद से। Okay, so the thing is कि क्रॉस सेक्शन स्टडी डिजाइन इज नॉन कंपैरेटिव, और इसके अंदर बेसिक क्या है? बेसिक चीज ये है कि हम हर रिव्यूअर, हम हर पेशेंट के पास, अगर पेशेंट हमारा स्टडी पॉपुलेशन है तो हम हर पेशेंट के पास एट अ वन टाइम जाते हैं और उससे हम रिजल्ट ले लेते हैं। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, लेट मी गिव यू दैट। हमारे सर्वेज होते हैं, तो सर्वे के अंदर हम हर पार्टिसिपेंट के पास सिर्फ एक दफा जाते हैं, उससे हम वो क्वेश्चनर फिल करवाते हैं। नाउ दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ठीक है, आप सबके पास एक टाइम पे गए, ना आप उससे पहले उनको जानते थे, ना आप उसके बाद उनको कोई जानने में आपको इंटरेस्ट है, ना कभी आप उनको फॉलो करेंगे इन फ्यूचर। एक दफा आप गए, आपने उनसे कुछ चीजें पूछी, यू गैदर्ड द इंफॉर्मेशन, दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल। आसान स्टैटिस्टिक्स होंगे इसके, सिंपल, ज्यादा कोई इतनी मुश्किल चीज इसमें होगी नहीं, बिकॉज ज्यादातर चीजें डेफिनेशंस या मीन्स वगैरह आएंगे और कुछ ज्यादा आ ही नहीं सकता, तो इजीएस्ट मोड। ठीक है, इसी तरीके से नॉलेज अवेयरनेस स्टडीज, जिसको हम कैप स्टडीज कहते हैं, ठीक है, पब्लिक नॉलेज अवेयरनेस स्टडीज, तो कैप स्टडीज भी सेम सर्वे होती हैं, तो दैट इज वे टू कैरी आउट नॉन कंपैरेटिव। अब हम फंसते कहाँ पे हैं? जहाँ पे कंपैरेटिव स्टडीज आती है। नाउ कंपैरेटिव स्टडीज आर दोज स्टडीज जहां पे दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप में देयर इज समथिंग डिफरेंट और हम उसको कंपेयर करते हैं किसी पर्टिकुलर आउटकम। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कैंसर की स्टडी है तो हम दो ग्रुप्स के सर्वाइवल को कंपेयर कर सकते हैं। अगर किसी को T1 ट्यूमर पे रेडिएशन हुई है और एक ग्रुप को T1 ट्यूमर पे रेडिएशन नहीं हुई है, वी कैन कंपेयर द सर्वाइवल अमंग दोस टू। ठीक है, ताकि एक हमारे पास ऐसा रिजल्ट निकल के आता है जो कंपैरेटिव रिजल्ट होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा ट्रीटमेंट है बेटर है एक दूसरे ट्रीटमेंट से। ठीक है, तो इसकी हमारे पास फर्दर टाइप्स भी है कंपैरेटिव्स की। दिस इज समथिंग दैट द स्टडी वेयर कंपैरिजन आर मेड बिटवीन टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव आउटकम्स। अच्छा, क्वांटिटेटिव आउटकम्स आर वेरी सिंपल। क्वांटिटेटिव आउटकम्स आर दोज आउटकम्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर। नंबर से मुराद क्या कि देयर शुड बी अ नंबर टू एक्सप्रेस देम। वो क्वालिटेटिव ना हो, यानी मैं बहुत अच्छा हूं, दिस इज अ क्वालिटी ऑफ माइन, ये क्वांटिटी नहीं है मेरी, लेकिन मेरी हाइट, मेरा वेट, ये मेरी क्वांटिटी है, ये एक नंबर पे बताई जा सकती है। मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत पंक्चुअल हूं, मैं बहुत ऑनेस्ट हूं, ये सब मेरी क्वालिटीज है। तो अगर मैं इनको कंसिडर करता हूं तो ये क्वालिटेटिव आउटकम्स है। और अगर मैं ये वाली बात करता हूं कि मेरा वेट क्या है, मेरा हाइट क्या है, मेरी चश्मे का पावर क्या है, तो ये क्वांटिटेटिव आउटकम्स। इसकी एक क्वांटिटी फिक्स्ड मुझे पता है। ठीक है, सो कंडीशंस है ये कुछ कंपैरिजन की। यहां पे एक चीज जरूरी ये है कि दोनों ग्रुप्स के दरमियान सिर्फ एक डिफरेंस होना चाहिए, जो आपका डिजायर्ड आउटकम है उसका डिफरेंस, जो आपका डिजायर्ड मेजर है उसका डिफरेंस। जैसे मैंने बताया रेडिएशन का, एक ग्रुप को आपने रेडियोथेरेपी दी, एक को नहीं दी, लेकिन दोनों का ट्यूमर शुड बी T1। ऐसा ना हो कि एक ग्रुप में T4 है और एक ग्रुप में T1 है, क्योंकि उस सूरत में तो फिर रिजल्ट आपको पहले ही पता चल जाएगा, तो यू आर बायस ना, तो बायसनेस नहीं होगी। आपको कोशिश ये करनी है कि इस ग्रुप पे जितने मेल हो उस ग्रुप में भी उतने ही मेल हो, इस ग्रुप में जितनी फीमेल हो उस ग्रुप में भी उतने ही फीमेल। एज ऑल्सो रिमेन्स द सेम, कि अगर मुझे ऐसा पता है कि ऑस्टियोसार्कोमा में ओल्ड एज की प्रोग्नोसिस खराब है, तो ऐसा ना हो कि मैं एक ग्रुप में ज्यादा ओल्ड एज वाले भर दूं और एक ग्रुप में ज्यादा यंग एज वाले भर। ठीक है, सो ग्रुप्स को सेम रखना है, सिर्फ ट्रीटमेंट का जो है डिफरेंस होगा, कंपैरिजन करना है, सिंपल।
दो टाइप्स है हमारे पास कंपैरेटिव स्टडीज की, रेंडमाइज्ड कंट्रोल्ड और कोहॉर्ट। ठीक है, थोड़ा सा अब इनको समझते हैं। कोहॉर्ट रिस्क स्टडी भी कहते हैं। ठीक है, और एक स्टडी और है जो हमने अक्सर सुनी होगी, केस कंट्रोल। मैं यहां पे वो भी बता दूंगा कि केस कंट्रोल क्या होता है, बहुत सिंपल है ना। कोहॉर्ट स्टडी, कोहॉर्ट स्टडी में क्या है कि फॉर एग्जांपल एक रेजिडेंट मेरे पास एक रिसर्च प्रपोजल लेके आता है, और रिसर्च प्रपोजल ये है कि जी कितने कि क्या फॉर एग्जांपल इसमें हम किसी चीज का रिस्क निकालते हैं। जैसे एक हमें एक रिस्क एस्टैब्लिशली पता है कि स्मोकिंग कॉजेस लंग कैंसर, तो ये स्मोकिंग कॉजेस लंग कैंसर का जो जिसे आप कहते हैं कि ये जो अजम्पशन है या ये जो कंक्लूजन है, ये हमने कैसे निकाली? ये हमने शायद ऐसे निकाली थी कि हमने 100 स्मोकर्स का एक ग्रुप बनाया और हमने 100 नॉन स्मोकर्स का एक ग्रुप बनाया। स्मोकर्स को हमने फॉलो किया फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, जो कि आजकल यूएस में हो भी रहा है कि अब वो लोग थोड़ा सा प्री कैंसर स्क्रीनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि जैसे ब्रेस्ट कैंसर में अर्ली स्क्रीनिंग से आप अर्लियर ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ सकते हैं, तो सेम इज हैपनिंग विद लंग कैंसर एज वेल, कि वो कह रहे हैं आप लंबा फॉलो करें तो शायद आपको पहले ही मिले। तो आपने उसको फॉलो किया 100 स्मोकर्स को, पता ये चला कि 40 आउट ऑफ 100 स्मोकर्स डेवलप्ड कैंसर, जबकि दूसरा ग्रुप जो कि नॉन स्मोकर था वहां पे 5 आउट ऑफ 100 डेवलप्ड कैंसर। तो अब यहां से दोनों ग्रुप्स में हमें क्या चीज समझ आई कि जी एक ग्रुप को कैंसर ज्यादा हो रहा है जो स्मोकिंग करता है, और दूसरे ग्रुप को कैंसर कम हो रहा है, और रीजन सिर्फ ये है कि वो स्मोकिंग नहीं करता। तो हमने क्या किया कि हमने एक पर्टिकुलर रिस्क की बेसिस पे ग्रुप्स के अंदर उनको डिवाइड किया और उनको फॉर द लॉन्ग टाइम फॉलो किया। अब ये फॉलो अप सिंगल भी हो सकता है, ये मल्टीपल टाइम भी हो सकता है, एवरी 3 ईयर भी हो सकता है, एवरी 5 ईयर भी हो सकता है, वंस इन अ लाइफ टाइम भी हो सकता है, एट एनी स्टेज ये हो सकता है। जैसे हम फीमेल्स के अंदर सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर करते हैं, किसी एज में एवरी 3 ईयर करते हैं, फिर किसी एज में एवरी 5 ईयर करते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ हम करते जाते हैं। तो देयर आर मल्टीपल स्क्रीनिंग जो हम करते जा रहे हैं। ठीक है, सो कोहॉर्ट स्टडी अ वेरी सिंपल स्टडी, और बहुत ज्यादा आप लोगों के एग्जाम टॉपिक्स में भी ये पूछा जाता है, और आई थिंक एग्जामिनर्स का बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है ये कि जी कोहॉर्ट स्टडी को डिस्क्राइब करें, और दूसरा या वो कोई एग्जाम्पल आपको देते हैं और एग्जाम्पल देके पूछते हैं कि ये स्टडी डिजाइन कौन सा है, मतलब इज दिस कोहॉर्ट और इज दिस समथिंग एल्स। तो कोहॉर्ट स्टडी के अंदर मैंने बता दिया रिस्क फैक्टर पहले से मौजूद था, ग्रुपिंग हुई बेस्ड ऑन दैट रिस्क फैक्टर। आपका उस रिस्क फैक्टर में कोई रोल नहीं था, क्योंकि आपने उसको जब वो 15 साल का था तो ये नहीं कहा था कि स्मोकिंग करो। ठीक है, उसने स्मोकिंग शुरू कर दी, आपको तो वो पेशेंट 40 साल की उम्र में मिला, आपने उसकी ग्रुपिंग की और उसको स्टडी में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, सेम एग्जाम्पल स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स की। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यह है वर्क एफिकेसी ऑफ सर्जन्स हु स्मोक और डू नॉट स्मोक। ये अमेरिका के अंदर एक स्टडी हुई थी, सही। उन्होंने ये निकाला कि जी स्मोकर्स कितनी सर्जरी करते पर मंथ, पर ईयर, पर वीक, और नॉन स्मोकर्स कितनी सर्जरी करते हैं पर मंथ, पर ईयर, पर वीक। अब स्मोकिंग तो वो जाहिर ही बात है अपनी अंडर ग्रेजुएट लाइफ से पहले ही करते हुए चले आ रहे थे, तो जो जिसने स्टडी डिजाइन की उसने स्मोकिंग उनसे स्टार्ट नहीं करवाई, तो इंटरवेंशन उन्होंने उसके कहने पर नहीं की, वो तो पहले से स्मोकिंग कर ही रहे थे। ठीक है, हमने सिर्फ उनके आउटकम्स को कंपेयर कर लिया, और वो आउटकम था नंबर ऑफ सर्जरीज, सिंपल। अच्छा जी, टाइप ऑफ कोहॉर्ट कुड बी प्रोस्पेक्टिव, कुड बी रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, जैसे अगर आपको ये रिकॉर्ड अपने हॉस्पिटल की फाइल्स में से मिल जाए कि कौन पेशेंट स्मोकर था और उसने लंग कैंसर डेवलप किया बाद, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, कोई मैंने AKU का फाइल एक्सेस किया और मुझे उसके रिकॉर्ड से पता चल गया कि पेशेंट यहाँ पे 30 साल की उम्र से दिखाता आ रहा है फॉलोअप पे, और 50 साल की उम्र में उसने कैंसर डेवलप किया, और खुदा ना खास्ता वो एक्सपायर हो गया, वो उसकी डेथ हो गई। तो अब उसकी फाइल से मुझे ये बात पता चल सकती है कि ये 20 साल से स्मोकिंग कर रहा था, मैं इसको स्मोकर ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ, और ऐड करके इस तरह से बाकी सारे पेशेंट्स का भी डाटा, डेफिनेटली दिस इज वन पेशेंट, मैं और पेशेंट का जो है डाटा कलेक्ट करूंगा जो लंग कैंसर से एक्सपायर हुए, और रिट्रोस्पेक्टिवली जाके उसको ग्रुप करके डिवाइड उसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि क्या स्मोकर्स में कैंसर ज्यादा था या नॉन स्मोकर्स में कैंसर ज्यादा था। तो दिस इज वन वे विच इज रेट्रोस्पेक्टिव।
ठीक है। अनदर वे विच इज प्रोस्पेक्टिव एंड क्वाइट सिंपल, कि मैं आज ही से पेशेंट अपने इंक्लूड करना शुरू कर दूं बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, जैसे सीपीएसपी की रिक्वायरमेंट है कि रेजिडेंट से प्रोस्पेक्टिव स्टडी करनी होती है और करके वहां पे दिखानी होती है जो भी मतलब उनका वो है, तो उस सूरत में आप वो पेशेंट आज से इंक्लूड करने शुरू कर दें। आज रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की क्लिनिक में जो भी लंग कैंसर के साथ आए, हम चाहें तो उससे पूछ सकते हैं कि क्या आप स्मोकर हैं या आप नहीं है, या जितने भी स्मोकर्स आते हैं यहाँ पे चेस्ट क्लिनिक में उनको एनरोल करना शुरू कर दें और बाद में कंपेयर कर लें स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स को। ठीक है, सो दिस कुड बी वन वे। ये वही एग्जाम्पल है। अब अगर हम उन सर्जन्स का देखा जाए जो हमने लास्ट अपनी एग्जाम्पल की थी कि जी सर्जन्स जो स्मोकर है वो कितनी सर्जरी कर रहे हैं, जो नॉन स्मोकर है वो कितनी सर्जरी कर रहे हैं, तो एक तरीका तो ये है कि हम उन सर्जन्स को आज से फॉलो करना शुरू कर दें, उनके रिकॉर्ड को। ठीक है, और एक तरीका ये है कि हम दोनों से उनकी लॉग बुक्स मांग लें। सर्जन के पास लॉग बुक उसकी हमेशा होती है और लॉग बुक से आपको पता चल जाएगा कि स्मोकर ने कितनी सर्जरीज की है पिछले 3 महीनों में और नॉन स्मोकर ने कितनी सर्जरीज की है पिछले 3 महीनों में। सिंपल। नाउ कम्स रैंडमाइज्ड ट्रायल। अब एक बुनियादी डिफरेंस है, बस, ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। आई डोंट नो लोग इसमें क्यों इतना कंफ्यूज हो जाते हैं। उसको स्मोकिंग आपने शुरू नहीं करवाई कोहॉर्ट में, वो पहले से कर रहा था, ये उसके अमाल है। ठीक है, लेकिन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में आपके अमाल है, क्योंकि आपने वो पर्टिकुलर ड्रग उस पेशेंट को लगाई या आपने वो काम उसके साथ किया है, ये आपकी चॉइस पे हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई नई कीमोथेरेपी की कोई ड्रग लेके आनी है, तो मैं पेशेंट को जाके वो नई ड्रग लगा रहा हूं। पेशेंट वो अपनी मर्जी से ड्रग लगाता हुआ नहीं आया था मेरे पास। ठीक है, सो जब मैं अपनी मर्जी से एक ग्रुप को कोई मेडिसिन देता हूं तो दैट इज कॉल्ड रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। ठीक है, तो सेम 2 ग्रुप्स, ओनली द डिफरेंस इज मैं वो चीज उस पर्टिकुलर यानी पेशेंट को जो है वो जाके दे रहा हूँ। ठीक है, उस पर्टिकुलर ग्रुप के। तो इस तरह से 2 ग्रुप बन जाएंगे, एक इंटरवेंशन ग्रुप होगा, एक नॉन इंटरवेंशन ग्रुप होगा। यानी एक वो ग्रुप है जिसको कीमोथेरेपी की वो ड्रग मैंने लगाई और एक वो ग्रुप है जिसको मैंने कीमोथेरेपी की वो ड्रग नहीं लगाई। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि कोहॉर्ट स्टडी के लिए यू डोंट नीड इन अ सेंस के ईआरसी तो आपको लेनी पड़ सकती है फॉर डाटा कलेक्शन, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग तो आप कोई इंटरवेंशन नहीं कर रहे तो ईआरसी लेना आसान है, क्योंकि स्मोकिंग तो वो पहले से ही करता आ रहा है और आपने सिर्फ उसको फॉलो करना है कि उसको कैंसर होता है कि नहीं। ठीक है, तो आप तो देखा जाए तो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू हिज हेल्थ। सही है, तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में लेकिन द प्रॉब्लम इज कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं पेशेंट के साथ, तो यू नीड अ होल लॉट ऑफ ईआरसी आईआरबी। तो वो सारी जो चीजें आती हैं वो यहाँ पे आके अब आपको तंग करती हैं कि यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्क्रूटनी से गुजरना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट की लाइफ स्टेक पर है। पता चला आपकी ड्रग कोई क्रॉस रिएक्ट कर गई और पेशेंट एक्सपायर हो गया, तो वो जो मोर्टालिटी है वो आपके ऊपर आती है टोटली। ठीक है, या आपने किसी को मेडिसिन नहीं दी किसी ग्रुप को और उसके लिए मेडिसिन बहुत जरूरी थी, तो दिस इज समथिंग जो कि मतलब आपको जो है वो यहाँ पे तंग करती है। तो ईआरसी अप्रूवल इज अ मस्ट इन दिस केस। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल विदाउट ईआरसी आईआरबी अप्रूवल के पब्लिश नहीं हो सकता, इवन कैरी भी नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हमेशा प्रोस्पेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो ट्रीटमेंट अब आप जाके उसको देंगे, तो यू आर द वन हु आर डिसाइडिंग। तो आप जब डिसाइड करेंगे तो आप उसको इन फ्यूचर ही दे सकते हैं, पास्ट में आप दे ही नहीं सकते उसको। तो दिस विल ऑलवेज बी प्रोस्पेक्ट, कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा एक वर्ड यूज हो रहा है रेंडमाइज्ड। रेंडमाइज्ड का मतलब क्या है कि पार्टिसिपेंट्स को ग्रुप में रेंडमली असाइन करना है। यानी ये चीज ना हो कि मुझे ये पता चल जाए कि यार ये ड्रग जो है कीमोथेरेपी की, इसको लगाने से पेशेंट बच जाता है, तो मैं अपने जो रिश्तेदार आ रहे हैं हॉस्पिटल में उनको एक ग्रुप में डाल दूं और जिन लोगों से मेरी दुश्मनी है या जिनके मुझे पेशेंट पसंद नहीं है उनके मैं दूसरे ग्रुप में डाल दूं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड बायसनेस ना। तो मैं बायसनेस क्रिएट नहीं कर सकता, तो मुझे रैंडमली पार्टिसिपेंट्स को असाइन करना है। अभी रैंडम असाइनमेंट कैसे होता है? देयर आर नंबर ऑफ वेज। फर्स्ट थिंग, सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर में आप सारा डेटा डाल दें, सॉफ्टवेयर आपको रैंडमली 2 ग्रुप्स में असाइन कर देगा। ये
ओल्ड, ये मतलब न्यू तरीका है, दिस इज द लाइक बेस्ट एंड द न्यूएस्ट मेथड से, बट वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड इज कि अक्सर वो ये करते थे कि जिसको हम कहते थे प्लेसिबो मेडिसिन, कि फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि मेरी जो ड्रग है कीमोथेरेपी की वो कलरलेस है, तो मैंने एक सेलाइन के अंदर सिर्फ नॉर्मल सेलाइन छोड़ दी और एक के अंदर मैंने वो ड्रग अपनी ऐड कर दी। स्टाफ से मैंने कहा कि आप उसको कोड कर दें। फॉर एग्जाम्पल अब स्टाफ को ये बात पता है कि 1 नंबर का जो कोड है उस पर ड्रग है या नहीं है, मुझे नहीं पता, तो मैंने जाके पेशेंट्स को रैंडमली लगाई। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने बेड 1 को 1 लगाई, बेड 2 को 2 लगाई, बेड 3 को 3 लगाई, बेड 4 को 4 लगा दी। ओनली द स्टाफ नोस कि 1 के अंदर वो कीमोथेरेपी की ड्रग है या नहीं है, मुझे नहीं पता ये बात, ठीक है। इससे क्या हुआ कि मेरी बायसनेस खत्म हो गई, मेरी बायसनेस खत्म हो गई। अब मुझे नहीं पता, अब मैं उस पेशेंट को अपनी क्लिनिक में फॉलो करूंगा और मुझे पता चलेगा एंड में कि जी दोनों का क्या आउटकम निकला। फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ यार, एक ग्रुप ऐसा आया जो मतलब 6 वीक्स के अंदर ही बिल्कुल जो है वो सर्वाइवल उनका खत्म हो गया, जो कि नॉर्मल सर्वाइवल होता है लंग कैंसर के पेशेंट का 6 to 8 वीक मेटास्टाइज होने के बाद। तो 6 to 8 वीक में मैंने देखा एक ग्रुप खत्म हो गया। एक ग्रुप में देख रहा हूँ कि एक पेशेंट है जो पता नहीं 20 हफ्ते से आता चला जा रहा है और दूसरे हफ्ते क्लिनिक पे आता है। अब मैंने अपने स्टाफ से कहा कि जी फाइल से चेक करें इस पेशेंट को कौन से नंबर की ड्रग लगी है और उस नंबर को जरा काइंडली डीकोड कर दें। तो फिर मुझे स्टाफ बताएगी कि सर इसको कीमोथेरेपी की ड्रग लगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस होल रिसर्च इज कैरिड ऑन। इसके लिए यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन योर IRB, ठीक है। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ ये IRB एप्लीकेशन में जब आपका साइनॉप्सिस जाता है उसमें ये सारी चीजें आपने लिखनी होती है, ठीक है, कि हाउ विल यू डू दिस होल रिसर्च, बिकॉज इट्स अ लेंथी रिसर्च, तो ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है एंड समटाइम्स इट टेक्स ईयर्स, 5 years 10 years, ये ईयर्स तक भी जा सकती है स्टडी, ठीक है। तो आई होप आई एम क्लियर अप टिल हियर। सो दिस इज एन एग्जाम्पल, ऑल CRD पेशेंट्स मोर देन 1 month ऑफ डिजीज। तो ये मैंने अपना एक क्राइटेरिया बनाया कि भाई सारे CLD के पेशेंट जिनको 1 महीने से ज्यादा डिजीज के साथ हो चुके हैं, मस्ट बी हैप्सी पॉजिटिव, नो ऑटो इम्यून डिजीज, डिकम्पनसेशन ऑफ CLD के साइंस ना हो, उनको मैंने रैंडमली असाइन करवाया 2 ग्रुप्स के अंदर एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। एक ग्रुप को मैंने एक ड्रग दी XYZ और एक ग्रुप को मैंने सिर्फ सेलाइन दी, उसी तरीके से जैसे मैंने स्टाफ से कहा था डिकोड करने के लिए, कोड करने के लिए। बाद में मैंने दोनों ग्रुप्स के सर्वाइवल चेक कर लिया कि हाउ डिड द सर्वाइवल हैपन इन बोथ द ग्रुप्स। So any question up to you? Can you explain phase 1 and 3 randomized trials? हाँ, And phase- also, you mentioned about blinding. So, are there any types of blinding in the trials? Yes, blinding is, let me just, actually these are 2 questions. So blinding is single blinded and double blinded. इसमें ये चीज देखी जाती है कि सिंगल ब्लाइंडिंग के अंदर like from whom you are hiding the treatment. If you are hiding the treatment just from one person, like सिर्फ पेशेंट को नहीं पता कि उसको क्या लग रहा है, या सिर्फ डॉक्टर को नहीं पता कि मेरे पेशेंट को क्या लग रहा है, जैसे अब इस केस में जैसे मैंने बताया कि मैं स्टाफ से कहूं कि आप 1 2 3 नंबर दे दें, तो इसमें ना पेशेंट को पता चला कि 1 में क्या था, ना मुझे पता चला कि 1 में क्या था। शायद कीमोथेरेपी की ड्रग हो, शायद ना हो, ठीक है। तो दोनों को ही नहीं पता, यानी हम दोनों अगर राउंड सुबह OPD में अगर वो मेरे पास आ भी जाए नेक्स्ट डे, तो मुझे भी नहीं पता होगा कि उसको क्या लगा है और पेशेंट को भी नहीं पता कि उसको क्या लगा है। दिस इज डबल ब्लाइंड। और अगर किसी एक को पता है, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को पता है कि उसको क्या लगा है, तो फिर दैट इज कॉल्ड सिंगल ब्लाइंड। सिर्फ मुझे नहीं पता, लाइक आई एम द ओनली पर्सन हु इज ब्लाइंड, ठीक है। सो दिस इज सिंगल ब्लाइंड एंड डबल ब्लाइंड। अच्छा, फेजेस ऑफ ट्रायल बहुत सिंपल। ट्रायल के हमारे पास फेजेस में, अच्छा कुछ बुक्स में फेज 0 भी आता है, कुछ में डायरेक्टली फेज 1 से स्टार्ट होता है। मैं फेज 0 को भी ऐड कर देता हूं ताकि कभी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये मॉडर्न एरा की टर्म है फेज 0। अब शायद कुछ अगले 2 4 5 सालों में सुनने को बार बार मिले फेज 0, कभी शायद एग्जाम में भी टकरा जाए। अब तो फेज 0 का मतलब ये होता है कि ये इस वक्त ये स्टडी, ये पर्टिकुलर ड्रग किसी पेशेंट पे यूज नहीं हुई है, इट्स स्टिल इन द लैब, यानी ये अभी तक माइक्रोस्कोप के नीचे ही है या लैब के अंदर इस पे केमिकल एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, अभी तक किसी पेशेंट को ये नहीं मिली, ठीक है।
तो ये लैब की अभी तक चीज है, हो सकता है लैब से ये डिस्कार्ड भी हो जाए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पता है कि एक ड्रग को मैंने मॉलिक्यूलरली चेक किया और मुझे पता चल गया कि इसमें तो साइनाइड है, तो मैं साइनाइड अपने पेशेंट को तो नहीं लगाऊंगा ना। लाइक मुझे फेज 0 पे ही पता है कि यार ये चीज तो पेशेंट के लिए पॉइजनस है, तो बात वही खत्म हो जाती है। सही है। या मुझे पता चलता है कि भाई ये कैंसर की ड्रग में तो कॉपर सल्फेट है, तो मैं कॉपर सल्फेट अपने पेशेंट को देके ट्राई तो नहीं करूंगा कि यार देखते हैं इससे क्या होता है, तो आई विल रिजेक्ट इट देयर एंड देयर, तो मैं फेज 0 पे इसको खत्म कर दूं। ठीक है। फिर आता है फेज 1, जब चीजें फेज 0 से पास हो जाती हैं, यानी लैब से अब वो निकलती हैं, नाउ दे आर कमिंग टुवर्ड्स द पेशेंट। फेज 1 में पेशेंट आता है। फेज 1 के अंदर पेशेंट की सेफ्टी को देखा जाता है। तो आप बहुत थोड़े नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड करते हैं, लाइक 1 डजन 12 15, जो भी उस पर्टिकुलर डिजीज की जिसे आप कह सकते हैं कि प्रेवलेंस है, उसके हिसाब से यू ऐड द पार्टिसिपेंट्स। ठीक है। फेज 1 के अंदर आप उन पार्टिसिपेंट्स को वो मेडिसिन देते हैं एंड देन यू चेक फॉर द सेफ्टी। अभी आप उस ड्रग की सेफ्टी और डोज, ये दो चीजें चेक करते हैं, यानी वो ड्रग किस डोज पे जाके सेफ है, किस डोज पे जाके वो ओवरडोज हो जाएगी, टॉक्सिक हो जाएगी। जैसे हम सबको पता है, एक बात बहुत कॉमन सी एग्जांपल है, सबसे यूके में कॉमन पॉइजनिंग है पैरासीटामोल पॉइजनिंग, सबसे कॉमन सुसाइड ड्रग। ठीक है। कोई भी आदमी 40-50 जो है पैरासीटामोल की गोलियां, क्योंकि ओवर द काउंटर वार्मिंग, ओवर द काउंटर लेके खा लेता है और खा के सुसाइड करने की कोशिश करता है। तो ये बात हमें किसने बताई कि जी 4 ग्राम से ज्यादा पैरासीटामोल अगर वन टाइम में ली जाए, यानी 8 टैबलेट से ज्यादा, तो वो पॉइजनस है लिवर के। ये हमें फेज 1 ट्रायल बताएगा कि पैरासीटामोल की जो पर डे की डोजेज है मैक्सिमम वो 4 ग्राम, अगर 4 ग्राम से ऊपर कोई लेगा तो उसको अक्यूट जो है लिवर फेलियर हो सकता है। तो ये बात हमें फेज 1 ट्रायल से पता चली कि ये ड्रग किस डोज तक सेफ है, व्हाट इज द लास्ट डोजेज। ठीक है। या वो, और फिर साथ ही व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल डोजेज, तो वो भी हमें साथ साथ पता चलती है कि 1.5 ग्राम इसकी लीस्ट पॉसिबल डोजेज है, यानी 500 mg की एक टैबलेट कम से कम टीडीएस देनी इफेक्ट लेने के लिए, उससे कम नहीं देनी। ठीक है। दिस इज फेज 1। अब फेज 2 के अंदर हम ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्स को जो है वो पता करते हैं कि आपने जो दवा दी, चलो मान लिया वो सेफ थी, मान लिया उसका डोज भी सेफ था, अब ये भी तो देखें कि उसका कोई इफेक्ट है कि नहीं, मतलब पेशेंट उससे ठीक हुआ कि नहीं। ठीक है। तो सारी जो हमने जो ख्वारी की, जो पंचायत की, वो इसीलिए तो की कि पेशेंट ठीक हो जाए या पेशेंट का जो भी है वो रिस्पॉन्स आए। तो अब मुझे तो पेशेंट रिस्पॉन्स देखना है अल्टीमेटली। ठीक है। सो व्हाट आई स्टार्टेड इज कि भाई अब मैं ये देखता हूँ अपने पेशेंट्स को ओपीडीज में बुला बुला के, तो इसीलिए फेज 2 ट्रायल थोड़ा लंबा जाता है, फेज 1 शॉर्टर होता है, क्योंकि आपने डोज लगाई 15 दिन के अंदर आपको इफेक्ट पता चल गया कि इसकी मैक्सिमम डोज पे क्या हो सकता है। लेकिन फेज 2 ट्रायल हो सकता है 10 साल तक भी चला जाए, क्योंकि आप डोज का इफेक्ट जानना चाह रहे हो। अब सीएलडी का पेशेंट अगर है तो 5 साल तक वो अभी चलेगा, तो आपको 5 साल तक वो डिफरेंट इफेक्ट्स बताता रहेगा। या कोई लॉन्ग टर्म कैंसर है जो स्लो ग्रोइंग है, इंडोलेंट है, तो उसमें भी ऐसे ही हो जाता है। ठीक है। देन कम्स कि भाई आपको पता चल गया कि दिस ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव, पेशेंट सही हो रहा है, बच रहा है, जिंदा रहता है। इन द नेक्स्ट फेज आप लेते हैं फेज 3 ट्रायल। फेज 3 में आप इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है। कंपेयर किसके साथ करते हैं? जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट चल रहा है। सही। जैसे फॉलिकुलर लिम्फोमा में हमें पता है कि आरबेंडा जो है वो दी जाती है। अगर मैं कहता हूं कि यार ये ड्रग जो है मैं लेके आ रहा हूं एक फॉलिकुलर लिम्फोमा की और ये आरबेंडा से बेहतर है, तो भाई आई हैव टू प्रूव इट ना। तो आई हैव टू प्रूव ना कि दिस इज बेटर देन आरबेंडा। ठीक है। तो अब फेज 3 के अंदर हम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट से जो अभी चल रही है मॉडर्न एरा के अंदर, उससे इसको कंपेयर करते हैं। आइदर इट इज इक्वली इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव, लेस इफेक्टिव, और फिर इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल दवा बहुत इफेक्टिव है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे पता चलता है कि जी दवा बहुत इफेक्टिव है और मरीज जो है वो, मुझे पता चला कि सर्वाइवल रेट 6 महीना बढ़ गया, लेकिन दवा की प्राइस है 15 लाख रुपए और जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है उसकी प्राइस है 15,000 रुपए। तो 15,000 और 15 लाख में जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर यहाँ पे कॉस्ट इवैल्यूएशन भी होती है। ठीक है। तो
I have to see those things as well, right? So in a nutshell, अब कंपैरिजन स्टार्ट होगा फेज 3 में। तो जो मैंने कंपैरेटिव स्टडीज अभी पढ़ाई थी वो यहाँ से स्टार्ट होगा, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल यहाँ से स्टार्ट होगा। फेज 1 में कोई रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल नहीं था, फेज 2 में कोई रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल नहीं था, फेज 3 में रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल था। ठीक है, यहाँ से हम कंपेयर करेंगे उसकी कॉस्ट को, उसकी इफेक्टिवनेस को, उसकी साइड इफेक्ट्स को, उसकी टॉक्सिसिटी को, उसके एडवर्स इफेक्ट्स को, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, हर चीज को। और इसी तरीके से फिर हम पेशेंट का इंक्लूजन भी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, फेज 1 के अंदर हमारे पास 15 पेशेंट्स थे, क्योंकि फॉर एग्जांपल गॉड नोज ये दवा शायद बहुत खतरनाक होती, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं 1000 लोगों को देके सबको मार दूं, तो मुझे 10 या 15 लोगों को वो दवा देनी, ताकि अगर फेटल आउटकम भी हो तो कम से कम डैमेज बेयरेबल हो। ठीक है, फिर पेशेंट सिलेक्शन भी मुझे वो वाला करना है जो फॉर एग्जांपल पेशेंट, अगर मुझे कोई ब्रेन डेड पेशेंट मिल जाए तो ये आइडियल पेशेंट होगा मेरे लिए, क्योंकि वो पेशेंट वैसे ही एक तरह से हम उसका लॉस को अफोर्ड कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट डॉक्टर अब्बासी यूज्ड टू टेल कि जी अफोर्डेबल लॉस। तो अब मुझे अफोर्डेबल लॉस वाले 15 पेशेंट लेने, ठीक है, जिनके लॉस को मैं अफोर्ड कर सकूं, उनकी फैमिली के सामने खड़ा हो सकूं। ये ना हो कि जैसे लाहौर में वाकया हुआ वो मेरे साथ हो गया। ठीक है, सो आई हैव टू डिसाइड दैट। फिर फेज 2 में आई कैन ऐड मोर पीपल, क्योंकि अब मैं ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्स को जानना चाह रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा यही होगा, ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी मुझे अपने आप को बड़ा कॉन्शियस रखना है, क्योंकि अगर कोई ऐसा कैंसर है जो तेजी के साथ मेटास्टेसाइज करता है और मैं 6 महीने तक उसके साथ तफरी करता रहा वो दवा देके, और बाद में मैंने उसको हंसते हुए बोला कि यार सॉरी वो ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स नहीं आ सका सही, तो वो मुझे बताएगा सर आपके रिस्पॉन्स ना आने के चक्कर में कैंसर मेरे तो ब्रेन तक चला गया ना। Dr. Ibad, we have a few questions from the chat box. Sure. So, Mohammed Asad is asking that if you could just explain case control studies. ओके आई विल। केस कंट्रोल वेरी सिंपल। अब तक हमने दोनों चीजों में किसी पर्टिकुलर डिजीज को या किसी पर्टिकुलर हैबिट को पेशेंट की जो है वो देखा था, वो स्मोकिंग करता है नहीं करता है। केस कंट्रोल के अंदर हम एक्चुअली एक पेशेंट लेते हैं जिसको कोई पर्टिकुलर डिजीज होता है और एक हेल्दी पेशेंट लेते हैं और उसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली केस कंट्रोल में हम ट्रीटमेंट को तो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हेल्दी पेशेंट तो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे हम कोई ऐसी हैबिट को कंपेयर कर सकते हैं जो केस कंट्रोल के अंदर फॉल होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं जी इंसिडेंस ऑफ अल्सर्स इन डायबिटिक पेशेंट। तो मैं अल्सर्स एक में वो ग्रुप ले सकता हूं जिसको डायबिटीज है, और एक ग्रुप में वो लूंगा जो हेल्दी है। ठीक है, और मैं दोनों में अल्सर रेट्स को निकालूंगा कि जी अल्सर रेट दोनों में कितना है, मतलब फुट अल्सर दोनों में कितने डेवलप हो। ठीक है, तो एक हेल्दी पेशेंट है, मुझे पहले से पता है, आई नो दिस कि यार इस पेशेंट को डायबिटीज है और इस पेशेंट को डायबिटीज नहीं है। सही है, और मैं दोनों को फॉलो करके उनके अल्सर रेट्स निकाल सकता हूँ। तो ये केस कंट्रोल कहलाती है। कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसको आप इन पार्टिकुलर यानी कि जिसको कोई डिजीज ना हो, जो कि हेल्दी यानी हेल्दी ग्रुप हो। ठीक है, उसको आप कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। केस ग्रुप वो है जिसको फॉर एग्जांपल डायबिटीज हो या व्हाटसोएवर जो भी आपकी डिजायर्ड डिजीज है वो। Thank you, Dr. Ibad. So we So have case control is comparative study, na again. Yes, it is comparative. So we have cohort, randomized control trial, and case control in comparative studies. What about non-comparative ones? Non-comparative में I told you cross sectionals या longitudinal studies, वो आपकी नॉन कंपैरेटिव है टोटली, जिसमें आप पेशेंट के पास एक दफा गए, उसको एक दफा देख लिया। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया फेज 1 और फेज 2 ट्रायल। आपने पेशेंट को फेज 1 ट्रायल के अंदर क्या किया, आपने सिर्फ डोजेज और इफेक्टिवनेस को उसकी समझा। तो डोजेज और इफेक्टिवनेस को समझने के लिए यू डिडंट मेक एनी ग्रुप, आपने पेशेंट को वो दवा दी, नेक्स्ट डे आके उसको चेक कर लिया। ठीक है, देयर इज नो अदर ग्रुप टू कंपेयर। सही, सो दैट इज कॉल्ड अ सिंगल, जिसे आप कह सकते हैं कि सिंगल आर्म स्टडी भी कहते हैं और नॉन कंपैरेटिव स्टडी भी कहते हैं, दोनों चीजें सेम है। तो सिंगल आर्म या नॉन कंपैरेटिव स्टडी ये है। फेज 2 भी नॉन कंपैरेटिव है। फिर फेज 3 में कंपैरिजन है, वेयर यू कंपेयर विद डिफरेंट ड्रग्स। ठीक है, there's another query regarding the double blinding by Farhad Bashir. Is asking if nobody knows, will that be double blinded, like nurse, doctor, patient, or statistician? स्टैटिस्टिशियन कैन नो, एक्चुअली इट इज, अगर मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट डेफिनेशन में जाऊं
तो जो रिसर्च इन्वेस्टिगेटर है उसको ना पता हो और पेशेंट को ना पता हो, जैसे हम कहते हैं पीआई, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, तो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर को और पेशेंट को ना पता हो, बाकी नर्स को पता हो कोई इशू नहीं है, पोर्टर को पता हो, वार्ड बॉय को पता हो, रिसेप्शनिस्ट को पता हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। Oh, so Hina is asking that if you could explain longitudinal study. लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इज दैट स्टडी जहां पे आप पेशेंट को प्रोस्पेक्टिवली फॉलो करते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम, लाइक देयर आर मल्टीपल फॉलोअप्स, ठीक है। जैसे कुछ कैंसर्स ऐसे हो सकते हैं कि जिसके अंदर वी कीप पीपल ऑन लॉन्ग फॉलोअप्स ना, जैसे 10 साल का, 5 साल का, हम उसको सिर्फ फॉलो कर सकते हैं, सही है। सो दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज के अंदर फिर क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल में और लॉन्गिट्यूडनल में क्या फर्क है? क्रॉस सेक्शनल में आप पेशेंट के पास सिर्फ एक दफा जाते हो, जैसे सर्वे लेने के लिए आप अब हम सब ने मेडिकल कॉलेज में सर्वे फॉर्म फिल करवाए, तो क्या हम उन सर्वे फॉर्म्स को दोबारा किसी के पास लेके जाते हैं? नहीं, वन टाइम हमने कर दिया एक दफा, ठीक है। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, यू गो देयर मेनी टाइम्स, आप उस पेशेंट को शायद हर साल क्लिनिक में बुलाओ, हर 6 महीने पे क्लिनिक में बुलाओ, तो आपके पास मल्टीपल जो है वो चीजें होती, ठीक है। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल टाइम्स यू फॉलो दैट सेम पेशेंट, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल, दैट्स द ओनली डिफरेंस। There's a query regarding the role of a certain drug on perioperative outcome of patients. Would that be a case control or cohort study? Is there any other drug to compare with it? Like अगर आप इसको कंपैरिजन बनाते हैं कोहॉर्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक केस कंट्रोल एक कंपैरिजन है, तो उसके कंपैरिजन में उसके सामने या तो कोई और ड्रग खड़ी हो या कोई और डिजीज खड़ा हो, तो फिर मैं उसको किसी डेफिनेशन में सेट कर सकता हूँ। अगर सिर्फ एक दवा है जिसको आप देखना चाह रहे हैं, तो फिर तो ये जो है वो क्रॉस सेक्शनल या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी बन सकती है, ये कंपैरेटिव स्टडी की कैटेगरी में फॉल नहीं होती, ये नॉन कंपैरेटिव में चली जाएगी। Are there any other questions, or we can move to the next part? No, thank you. Very well explained. Ibad, you can move forward. Okay, sure. अच्छा जी, अब हम आते हैं स्टैटिस्टिक्स पे, और स्टैटिस्टिक्स में मैं कुछ चीजें पहले आपको बेसिक्स से बिल्कुल बता रहा हूँ, राइट फ्रॉम द बेसिक्स, लाइक बिल्कुल स्मॉलेस्ट चीजों के अंदर मैं पहले लेके जाता हूँ। आई होप सबको बोर्ड नजर आ रहा है। एक चीज जो हम लोगों ने बहुत कॉमनली सुनी है वो होती है कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में कोई भी स्टैट्स आप लगा रहे हो, यू गो विद एनी स्टैट्स, द ओनली थिंग दैट bothers you या that comes to you is confidence interval, और सेकंड नंबर पे p वैल्यू। ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा आपको दिखने को, चाहे कोई भी आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा, कुछ भी, एनीथिंग, एनी टेस्ट, ठीक है, या तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको मिल जाता है या p वैल्यू घूमता फिरता आपको मिल, दो में से कोई एक चीज लाजमी है। नाउ लेट्स फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक ट्यूमर है, ये एक ट्यूमर है, ठीक है। चलिए आसान करने के लिए ये एक हेड एंड नेक का स्क्वामस, ये ट्यूमर सीटी स्कैन पर मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। इस ट्यूमर का साइज है 5 सेंटीमीटर, इस ट्यूमर का साइज है 5 सेंटीमीटर। अब जनाब होता ये है कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के अंदर कल एक रेजिडेंट आता है, न्यू ज्वाइनिंग, ठीक है, बिल्कुल नेक्स्ट डे, कल आता है, फर्स्ट डे उसको हमने बिठाया कि यार इस ट्यूमर को तुम इसकी जरा वॉल्यूमिंग करो, ठीक है, इस ट्यूमर की वॉल्यूमिंग करो।
अब हो सकता है वो बेचारा मेरे जैसा हो, जिसने कभी सीटी स्कैन ना देखा हो, जिसने कभी एमआरआई ना देखा हो, प्रैक्टिस ना हो, ठीक है, प्रॉपर उसको काम ना आता हो, सही है, उससे साइज मिस हो जाए, ही इज नॉट एज सीजन्ड एज लाइक सीनियर रेजिडेंट, या उसकी तरह वो नहीं है बेचारा, तो उससे हो सकता है मिस्टेक हो जाए यार, ठीक है। अब वो मिस्टेक ये करता है, वो मिस्टेक ये करता है कि वो जब वॉल्यूमिंग करता है तो वो वॉल्यूम यहां बनाता है ट्यूमर के अंदर, ठीक है। ये मिस्टेक करता है कि वो अपने मेडिकल फिजिक्स से कहता है कि मैं रेडिएशन इसके अंदर दें, राइट। अगर मैं यहाँ किसी रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछूं कि आपको कितना परसेंट लगता है कि इस पेशेंट में रिकरेंस के चांसेस, कितना परसेंट, अगर मैं परसेंटेज 100%. 100, ठीक है, तो भाई चीफ रेजिडेंट ने कहा 100% रिकरेंस के चांसेस है इस पेशेंट। क्यों? क्योंकि हमने वॉल्यूम छोड़ दिया, सही है। फिर उसके बाद चीफ रेजिडेंट खुद बैठी, उन्होंने उसको डांटा, एक्सप्लेनेशन निकाली, ठीक है, और कहा कि भाई ये वॉल्यूम तुमने गलत बना दिया था, वॉल्यूम कम से कम यहां आना चाहिए, ये वॉल्यूम बनना चाहिए, ठीक है। अब अगर यहां पे वॉल्यूम बन जाए यानी ट्यूमर के बाहर, तो रिकरेंस के चांसेस कितने हो? पहले केस में तो 100%, दूसरे केस में कितने हो? अब हमने वॉल्यूम अच्छा ले लिया, अंदर पूरा पूरा कर लिया, रेडिएशन पूरी कर दी, ठीक है। 0% तो कभी भी नहीं होते, ठीक है। अगर 0% तो कैंसर में कोई चीज होती ही नहीं है ना, राइट, कि मैं ये कहूँगा जी मुझे आप ये गारंटी देंगे कि अभी कैंसर नहीं आया, लिख के दे दो, 0% तो दे देते, सही। तो भाई डॉक्टर तूबा बैठी है, उन्होंने कहा भाई अब कैंसर वापस आने की चांसेस है 5%, सही है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे सीनियर प्रोफेसर आए, उन्होंने आगे देख के कहा कि भाई वॉल्यूम ये भी गलत, उन्होंने आगे कहा कि नहीं और एरिया, पीआरएम में डिस्कस हुआ कि नहीं और एरिया भी लेना चाहिए, तो और एरिया को भी लेंगे, न्यू वन। अब रिकरेंस के चांसेस हो गए लेस देन 1%। ये एग्जाम्पल है, ऊपर मुझे बाद में ये नहीं कहिएगा कि भाई आता नहीं है, तो हाँ मुझे आता ही है, मुझे वॉल्यूम, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और तो अब जनाब ये, अब अगर देखा जाए परसेंटेज वाइज 100%, 5%, लेस देन 1%, ये क्या है बेसिकली? ये परसेंटेज मेरा कॉन्फिडेंस है अबाउट द कैंसर, ये परसेंटेज मेरा कॉन्फिडेंस है जिसके साथ मैं बात कर सकता हूँ पेशेंट से। अगर मैंने ये वाला काम किया होता जो शुरू में 100% वाला किया था, तो मैं पेशेंट को देख के मुंह छुपा ले, सही है। या ये पेशेंट अगर 3 महीने बाद मुझे ओपीडी में कहीं दोबारा दिखता 6 महीने बाद, तो मैं देखते ही समझ जाता कि अच्छा इसको रिकरेंस हुआ होगा क्योंकि ये मैनेज हुआ, ठीक है। अगर पूरा वॉल्यूम लेस देन 1% वाला होगा तो मैं पेशेंट के सामने ज्यादा कॉन्फिडेंट कि यार कैंसर वापस आने के चांसेस बिल्कुल बहुत मिनिमल है, ऐसा हो नहीं सकता, लाइक इट्स वेरी रेयर, नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं पेशेंट को बार बार काउंसिल करूंगा। सेम हैपेंस इन रिसर्च रिजल्ट है। वो कौन सा मार्जिन है जिसपे जाके आपका कॉन्फिडेंस लेवल 95% पे आता है, ठीक है भाई। हमें हर चीज, हमें ये पता है कि 100% कॉन्फिडेंस लेवल भी आ सकता है, लेकिन हम वो चलो नहीं लेना चाहते, हम 5% का एरर मार्जिन देते, क्योंकि हर चीज में कुछ एरर होता है, ठीक है। हो सकता है आपका वॉल्यूम बहुत परफेक्ट बना हुआ हो, फिजिक्स वालों से कोई मिस्टेक हो जाए, हो सकता है आरटीटी से डिलीवर करने में कोई मिस्टेक हो जाए, हो सकता है मशीन मल्टीपल कंपोनेंट्स के ऊपर चलती है, लिनिक्स से कोई गलती हो जाए, ठीक है। तो सारा मलबा हम आप पे तो नहीं डाल सकते, ठीक है। इवन विद द बेस्ट वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं हो सकता, ठीक है, जीरो नहीं हो सकता यार, राइट। तो लेकिन हमें
वो स्टैंडर्ड डेवलप करना होता है कि जिसपे हमारा कॉन्फिडेंस 95% पे चले। तो रिजल्ट जो आता है रिसर्च का, हम वो रिजल्ट मांगते हैं, वो रेंज मांगते हैं रिजल्ट की जिसपे हम 95% कॉन्फिडेंस, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल मेरी रिसर्च में पता चलता है कि 50% to 60% स्मोकर्स डेवलप लंग कैंसर, और इस रेंज के दरमियान मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल है 95%। यानी इस रेंज को लेके मैं 95% तक ये बात कह सकता हूं कि यार तुम अगर स्मोकर हो ना, 50 से 60% चांस किए कि तुम्हें कैंसर। इस रेंज के ऊपर मैं कॉन्फिडेंट। सही। हो सकता है कोई पेशेंट आपको ऐसा भी मिल जाए जो बोले देखा मुझे तो नहीं हुआ, तो वो फिर उस 5% की रेंज में फॉल हो, जो एरर मार्जिन मैंने रखा हो। सही। ये इस पूरे कॉन्फिडेंस इंटरवल का गेम, कि आपको रिजल्ट की वो दो वैल्यूज निकालनी है, वो दो रेंज निकालनी है जहां पे आप 95% जाके कॉन्फिडेंट। सही है। देन आता है पी वैल्यू। हर किताब में हमने यही पढ़ा है कि पी वैल्यू 0.05 से कम होनी चाहिए तो रिजल्ट सिग्निफिकेंट। हर जगह हमने मतलब यही देखा है, यही पढ़ा, स्टैटिस्टिक्स में भी लिखा होता है कि 0.05 से पी वैल्यू कम होगी तो रिजल्ट हमारे बेस्ट होगा। ठीक है। तो क्यों 0.05 से कम क्यों? एक्चुअली अगर गौर करो तो यहाँ 95% था, 5% बाकी रहेगा। ये वो 5% का एरर मार्क, तो एरर का चांस 5% से कम होना चाहिए, तब आपके रिजल्ट में सिग्निफिकेंट मानूंगा। अगर आपका एरर मार्जिन 5% से ज्यादा का है तो यानी आपने वॉल्यूम में गड़बड़ की है, या आपने इसको प्रॉपरली कंसल्टेंट को प्रेजेंट नहीं किया है। मतलब इट्स मोर देन ये उस एरर, ये इसमें सिर्फ वो एरर इन्वॉल्व नहीं है जो अनकंट्रोलेबल है, इसमें शायद कुछ वॉलंटरी या कंट्रोलेबल एरर भी शामिल होंगे। तो रिसर्च के अंदर इसीलिए हम कहते हैं कि पी वैल्यू 0.05 से कम हो, यानी 5% से कम हो, क्योंकि 5% से कम इसलिए हो कि दिस रिप्रेजेंट्स द चांस ऑफ एरर। तो चांस ऑफ एरर 5% से कम होना चाहिए। आपने हर वो मेजर लेना है जिस पे जाके ये 5% से कम, एंड दिस लीड्स टू अ सिग्निफिकेंट रिजल्ट। जब मेरा एरर मार्जिन 0.05 से कम होगा तो मैं कह सकता हूँ कि जी मेरे रिजल्ट सिग्निफिकेंट है, इसमें कोई एरर नहीं, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 95%। यस। There are times when we see even in literature that confidence interval is taken 5 to 10%. So does it reduce the authenticity of the results? How do we interpret it? यस, ओल्ड लिटरेचर में कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% पे लिया जाता था। बहुत लाइक 90s की रिसर्च में शायद जाके मिल जाए, 80s या 90s के, तो उस वक्त 90% अलाउड था। ठीक है। क्योंकि वही बात है कि अब आपके पास मार्जिन ऑफ एरर कम होता जा रहा है, जैसे जैसे आपके पास एडवांसमेंट आ रही है। हो सकता है आज से 20 साल के बाद मैं आपको आगे बताऊं कि वी नीड 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। जैसे जैसे एडवांसमेंट्स आ रही है, चीजों को पे हमारी ग्रिप स्ट्रांग हो रही है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को हम कंट्रोलेबल बनाते जा रहे हैं। ठीक है। हो सकता है हमारी मशीन इतनी स्मूथ आ जाए कि 1% का भी एरर मार्जिन खत्म हो जाए, तो फिर मैं उसको कम करता जाऊंगा। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, पुरानी स्टडीज में 90% तक के एरर मार्जिन को लिया गया। जब कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% पे आप लेंगे तो पी वैल्यू को भी फिर आप 0.1 कर, यानी क्योंकि ये इसके रेसिप्रोकल चलता है ना, तो जब ये 90% होगा तो ये 10% होगा, यानी 0.1। ठीक है। फिर सेम हैपेंस अगर ये 99% हो जाएगा तो ये 0.001 हो जाएगा। right? तो इसीलिए ये वाइस वर्सा उसके साथ साथ चल रहा है, उसका रेसिप्रोकल अलग से नहीं कंसिडर कर सकते। कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल लूंगा 90% और सिग्निफिकेंट यानी पी वैल्यू लूंगा 0.05, ये गलत है। ठीक है जी। एनी अदर क्वेरीज दैट यू हैव, कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड पी वैल्यू? इससे ज्यादा सिंपल पॉसिबल नहीं था। तो कोर्स कब करना है? let's
अच्छा जी, कॉन्फिडेंस इंटरवल और पी वैल्यूज को समझने के बाद आई होप वी आर नाउ क्लियर इनफ कि हम नेक्स्ट चीज समझ सकते हैं, विच इज सैम्पलिंग फॉर अ रिसर्च। फर्स्ट थिंग जो आती है हमारे पास कि रिसर्च को सैंपल कैसे किया जाता है। सैम्पलिंग ऑफ रिसर्च के अंदर एक बड़ा खौफनाक सा फॉर्मूला आप लोगों के सामने खड़ा है, ठीक है, और आई होप किसी को भी समझ नहीं आया हो। सही है, ऐसे ही होता है, ठीक है, क्योंकि हम सब लोगों ने किसी न किसी टाइम में मैथ से जान छुड़ाई, तो ये वो मैथ है जो अब आपका पीछा कर रही है। और जैसे जैसे रेजिडेंसी खत्म होने के दिन करीब आते हैं, मैथ्स आपका पीछा बड़ी शदीद तरीके से करती है, क्योंकि आपको साइनॉप्सिस जमा कराना होता है। तो उस वक्त यही जो सैम्पलिंग होती है, यही यही फॉर्मूला पीछे पीछे आता है इंसान के, ठीक है। अच्छा जी, अब एक तरीका तो ये है कि आप सैंपल करवाने के लिए किसी स्टैटिस्टिशियन को पकड़ लें और उसको वो आपसे एक चीज मांगता है। कभी भी गौर किया हो कि यार आप अपना पेरेंट आर्टिकल मुझे ला के दें, ठीक है। एक रिसर्च पेपर मांगेगा वो आपसे, लाजमन मांगेगा, और वो एक रिसर्च पेपर की मदद से आपका जो है ना पूरा यानी पूरा काम उसकी उसकी मदद से वो जो है करना शुरू करेगा। सही, वो रिसर्च पेपर उसको क्यों चाहिए? लाइक सवाल ये पैदा होता है कि भाई व्हाई इज ही आस्किंग फॉर अ रिसर्च पेपर, ठीक है। तो कभी हमने ये समझना है तो क्यों वो मांग रहा है उस रिसर्च पेपर को। फॉर एग्जाम्पल आपकी रिसर्च है हेड एंड नेक कैंसर, स्क्वैमस सेल कैंसर ऑफ हेड एंड नेक, ठीक है। तो स्क्वैमस सेल कैंसर ऑफ हेड एंड नेक के पाकिस्तान में पेशेंट्स काफी ज्यादा है, वॉल्यूम काफी ज्यादा है। तो वहां से वो क्या निकालेगा उस रिसर्च पेपर से, वो स्टैटिस्टिशियन उस रिसर्च पेपर से वो स्टैटिस्टिशियन निकालता है पॉपुलेशन का साइज, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पता चल जाए कि जी कराची के अंदर लाइक एनी एट एनी गिवन टाइम 10,000 स्क्वैमस सेल कैंसर के पेशेंट्स मौजूद होते, तो ये एक मेरा पॉपुलेशन साइज निकल के आ जाता है। जितना कॉमन डिजीज होगा उतना बड़ा पॉपुलेशन साइज निकलेगा। अगर मैं बात कर लूं डायबिटीज की, तो शायद यहाँ ये नंबर 10,000 से बढ़ के 1 करोड़ पे भी चला जाए, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स कि आपकी स्टडी का टॉपिक क्या है और उसका कितना ज्यादा वॉल्यूम रोजाना उसका नजर आता है, सही। तो पॉपुलेशन साइज उसके हिसाब से उसने पता लगा लिया। दूसरा वो निकालता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है जी। दूसरी चीज वो निकालता है स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा सिंपल सा होता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा। एक उसको वैल्यू मिल जाती है उसी उसी रिसर्च पेपर से, जो उसके पेरेंट आर्टिकल जो आपसे मांगा, ठीक है। पॉपुलेशन साइज उसने वहां से निकाली, उसने स्टैंडर्ड डेविएशन भी वहां से उठा के निकाला, सही। स्टैंडर्ड डेविएशन में उसने क्या निकाला? स्टैंडर्ड डेविएशन में उसने ये निकाला जनाब कि फॉर एग्जाम्पल उसको पता चलता है कि भाई बिटवीन लाइक 5,000 टू 14,000 रफली उसने निकाल लिया कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन अराउंड आ गई 10,000 के हिसाब से अगर देखी जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन अराउंड इसके अंदर बन गई 4,000। ये 4,000 ऐसे पता चला कि 10,000 से अगर आप 4 कम, सॉरी तो 6 होना है, सॉरी, अगर आप 10,000 से 4 कम कर ले तो 6,
और 4 ज्यादा कर ले तो 14। It's always plus minus. इट्स ऑलवेज प्लस माइनस, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा प्लस माइनस। ये ऐसे पता चलता है कि आपको जो है ना डिफरेंट टाइम्स के रिसर्च पेपर्स निकाल। अच्छा जी, तो आपको प्रीवियस टाइम्स में भी देखना होता है कि डिजीज की प्रेवलेंस क्या रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लास्ट 5 ईयर का डाटा निकाल लूं हेड एंड नेक का, या लास्ट 40 ईयर का निकाल लूं, तो शायद 40 साल पहले लोग गुटखा छालिया कम खाते थे, तो उस वक्त रोज के 6000 पेशेंट रिपोर्ट होते होंगे, ठीक है। उसके बाद लोगों ने गुटखा छालिया ज्यादा खाना शुरू कर दिया इन द लास्ट 5 ईयर, तो 14,000 पेशेंट रिपोर्ट होना शुरू हो गए। अगर मैं इनका मीन एवरेज निकालूं तो पॉपुलेशन साइज 10,000 की निकलेगी। ये बात उसने पता लगा ली आपके दिए हुए पेरेंट आर्टिकल्स, ठीक है। ये दो चीजें पता लगाने के बाद मार्जिन ऑफ एरर इज ऑलवेज 0.05। अभी हमने पढ़ लिया वही पी वैल्यू, तो ये मार्जिन ऑफ एरर तो हमेशा ही 0.05 आपने लेना है फिलहाल, सही। मार्जिन ऑफ एरर इज ऑलरेडी डिसाइडेड, पी वैल्यू इज 0.05, सही है। अब अगर मैं अपना फॉर्मूला आपको दिखाऊं, अच्छा जेड स्कोर इज ऑल्सो सेम। जेड स्कोर कॉन्फिडेंस इंटरवल से होता है, तो व्हेनेवर कॉन्फिडेंस इंटरवल इज 95%, जेड स्कोर इज ऑलवेज 1.96 फिक्स। ये एक लॉग बुक की तरह इसकी वैल्यू आती है। जैसे लॉगैरिथम हम लोग जब शुरू में छोटे होते थे करते थे, तो अगर किसी ने लॉगैरिथम किसी को याद हो थोड़ा, तो एक लॉग बुक आती थी जिसमें लॉग वैल्यूज दी हुई होती, तो जेड स्कोर की वैल्यू वैसे ही मिलती, ये मार्केट से मिल जाती है, जो हर कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ आपको जेड स्कोर बताते हैं कि अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल इवन 0.1% का भी आप लेंगे तो उसको जेड स्कोर क्या होगा। तो 95% के कॉन्फिडेंस इंटरवल पे फिक्स है 1.96 का जेड। अगर आप 99% का लेंगे तो आपको फिर उस बुक से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो मेरे सामने उस इक्वेशन में रखने वाली हर वैल्यू मुझे मिल गई। मैं वो इक्वेशन दिखाता हूँ। जेड स्कोर मुझे मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे मिल गया, 1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे मिल गया, मार्जिन ऑफ एरर का स्क्वायर, ये 2 नहीं है बेसिकली, ये स्क्वायर, ठीक है। तो उसका स्क्वायर मैंने निकाला। तो अब सिर्फ ये मेरे कैलकुलेटर का जो है गेम, मुझे एक नंबर मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल 300 मिल गया, ये 300 मेरा सैंपल साइज। अगर डेसिमल्स में मिले तो राउंड ऑफ कर लेना टू द नेक्स्ट बिगेस्ट वैल्यू। फॉर एग्जांपल किसी को मिला 299.4, अब वो 299 और 0.4 पेशेंट तो नहीं ला सकता जाके, तो वो फिर उसको राउंड ऑफ करके 300 कर, ठीक है। सिंपल, दैट इज हाउ यू कलेक्ट अ सैंपल। तो ये सैम्पलिंग की स्टैटिस्टिक्स है। टाइप क्या है? मार्जिन ऑफ एरर में पी वैल्यू ही पुट करनी है ना? पी वैल्यू 0.05, ओके ओके। ठीक है। सेम रिसर्च पेपर, यानी जो पेरेंट आर्टिकल आप देते हैं उसमें पॉपुलेशन साइज, पेरेंट आर्टिकल में नॉर्मली पॉपुलेशन साइज मेंशन हो, वो मांगता ही आपसे पेरेंट आर्टिकल वही है जिसमें पॉपुलेशन साइज मेंशन। अगर आप कोई और पेपर उसको देंगे ना, अक्सर आप देखना वो वापस कर देगा पेपर को, वो कहेगा यार इससे नहीं निकल, ऐसे तो कहेगा इससे नहीं निकल रहा, ठीक है। अब आप उससे लास्ट पूछोगे यार क्यों नहीं निकल रहा, क्या मसला है, वो बताएगा तो नहीं, जाहिर ही बात है, वो आपको पूरा तो नहीं समझाएगा उस चीज को, ठीक है। डेफिनेटली वो उसका बेचारे का काम नहीं है कि वो आपको बैठ के पढ़ाए, डिफाइंड इन दैट। हाँ, तो कोई बड़ी स्टडी हो जिसके अंदर फॉर एग्जांपल उन्होंने पूरे अमेरिका के डायबिटिक पेशेंट्स का डाटा लिया हो, कोई एनसीसीएन की गाइडलाइन हो ऑस्टियोसार्कोमा के ऊपर, वो कम से कम उन्होंने 10,000 पेशेंट भी की होगी स्टडी, ठीक है। तो जियोग्राफिकली आपको बहुत अच्छा है। या बाज़-औक़ात लोग रजिस्ट्री की जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे कैंसर की कोई रजिस्ट्री है ना, बहुत सारे मुल्कों में बनी हुई है, ऑस्ट्रेलियन रजिस्ट्री बनी हुई है ऑन्कोलॉजी की। अब उस रजिस्ट्री में तो सारे कैंसर पेशेंट एक एक नाम के साथ रजिस्टर्ड है, ठीक है। यूके में डायबिटीज की जो की है उनकी रजिस्ट्री, डायबिटिक रजिस्ट्री, ठीक है। तो डायबिटिक रजिस्ट्री की अगर पिछले साल कोई भी स्टडी आई है ना, तो उसमें पूरे यूके के डायबिटिक पेशेंट मेंशन होंगे, चाहे 1 करोड़ ही क्यों, सही। तो वी विल गेट द नंबर पॉपुलेशन साइज वेरी इजीली फ्रॉम दैट, सही। तो ऐसा पेपर लाके देना होता है।
अब सैम्पलिंग का तरीका क्या होगा? कुड बी प्रोबेबिलिटी, कुड बी नॉन प्रोबेबिलिटी, दोनों मेथड्स हैं, मैं भी समझा देता हूँ। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर देयर इज अ फिक्स्ड क्राइटेरिया जिसके ऊपर रख के आप सैंपल करते हैं पेशेंट। क्राइटेरिया क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने स्टडी में लिख दिया कि जी एवरी पेशेंट दैट कम्स इनटू AKU, आगा खान हॉस्पिटल, आगा खान यूनिवर्सिटी, मैं उनका डाटा कलेक्ट करूँ। तो मैंने एक क्राइटेरिया लगा दिया अपने ऊपर, मैं चाहूँ तो मल्टीपल क्राइटेरियाज भी लगा सकता हूँ। आसान जबान में अगर मैं इनको क्राइटेरिया ना कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि इट्स अ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जो हमने। तो अगर आप कहीं पे इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया का जिक्र कर दें तो दैट इज प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैंपल, कि आपने एक पर्टिकुलर तरह के लोगों का सैंपल कलेक्ट करने की कोशिश की, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैंपल। नॉन प्रोबेबिलिटी में रैंडमली, या जैसे हम कॉलेज में सर्वे भरवाते थे तो रैंडमली दे देते थे। कैप स्टडी है, नॉलेज अवेयरनेस आपने पता करनी है पब्लिक की, आप किसी के भी हाथ में दे सकते हैं, चौकीदार के भी हाथ में दे सकते हैं फॉर्म। आप फॉर्म को जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में भी दे सकते हैं, चौकीदार के हाथ में भी दे सकते हैं। तो देयर इज नो गैप ना वहाँ पे, क्योंकि आपका कोई पर्टिकुलर रैंडम सैम्पलिंग है, कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं। आपने जैसे एक नॉलेज जाननी है, फॉर एग्जाम्पल मैं नॉलेज जानना चाह रहा हूँ, नॉलेज ऑफ कॉमन पीपल अबाउट टोबैको, तो मैं टोबैको के लिए उसको जानने के लिए जरूरी नहीं है कि उस बंदे ने PhD किया हो, सही है। तो मैं एक बेसिक लेवल ऑफ सर्वे बनाऊंगा और वो सबको दे दूंगा हाथ में, जो जो मेरे सामने। दैट इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग, सही। Convenience वाली sampling होती है कि whoever is coming first, आप उनको वो रैंडम में आ जाती है, random वो रैंडम में आ जाएगी नॉन प्रोबेबिलिटी में। अगर आपने ऐसा कर दिया कि जी 100 मुझे पेशेंट लेने, जो 100 पहले आ गया बस ले लो। तो ये आपकी कन्वीनियंस है, और ये मतलब और रैंडम random सैम्पलिंग है, नहीं। कोई इंक्लूजन एक्सक्लूजन इस पे है नहीं, नहीं। but if I have an inclusion criteria and उसके basis पे I have a sample size and now I am doing, like I'm not testing all the patients who are coming to my facility with that inclusion, उसमें से मैं कुछ selective patients ले रही हूँ, 100 200 ले रही हूँ। नहीं तो वो फिर प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आपके पास इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कोई मेंशन अगर है, है तो अगर है, ठीक है, तो वो फिर प्रोबेबिलिटी। बाकी डेफिनेटली जहां तक आपको सैंपल चाहिए, सैंपल साइज तो हमने पहले ही डिफाइन कर लिया ना अपना, अगर 300 हमें चाहिए। अब अगर जो भी 301st पेशेंट आएगा, 301वां जो भी मरीज आएगा, उसको तो मैं नहीं ले सकता, मेरा सैंपल साइज कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा जी, सो हियर वी आर डन विद सैम्पलिंग, ठीक है। तो सैम्पलिंग के अंदर मैंने सैम्पलिंग की स्टैट्स भी समझा दी और सैम्पलिंग का मेथड भी समझा दिया। बाकी अगर आप मार्केट रिसर्च में जाते हैं, मार्केट वैल्यू रिसर्च में, तो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के अलावा भी मल्टीपल टाइप्स है, ठीक है। लेकिन मेडिकल में वो इतना ज्यादा काम की नहीं है, वो बिजनेस रिसर्चेस में ज्यादा काम आती है, तो मैं उसको इतना टच नहीं करूंगा, ये मेडिकल स्टैटिस्टिक्स की वो पार्ट नहीं है। अब हम इन द नेक्स्ट पेज कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर कंपैरिजन। या कंपैरेटिव से पहले आई थिंक बेसिक्स को देख लें, क्योंकि मीन वगैरह का पता होना जरूरी है, आगे बढ़ जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा कुछ। मीन, मीडियन, मॉड, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है जी। Gaussian curve गॉसियन कर्व इसमें
कौन नहीं होगा, हाँ उसमें नहीं होगा, थोड़ा एडवांस। मीन, मीडियन, मॉड, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज मीन? मीन इज वेरी सिंपल। मीन के अंदर व्हाट यू टेक इज कि आपने सारी वैल्यूज का सम लिया और टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड किया। एक नंबर आपके पास आएगा जो कि नॉर्मली सेंटर होगा, सारे नंबर्स का एक सेंटर सा जो है वो बने, ठीक है। तो आपने सारे नंबर्स को ऐड किया, ठीक है, और टोटल जितने नंबर थे उनसे डिवाइड कर, सो यू गेट अ मीन। नॉर्मली इन ऑल द टेस्ट, इन ऑल द स्टैटिस्टिकल टेस्ट वी यूज मीन, ठीक है। मीडियन या मॉड, बल्कि मॉड तो खैर यूज ही नहीं होता, मॉड तो समझो आप कभी यूज नहीं होगा, मीडियन यूज होता है कुछ केसेस में, ठीक है। बट फिलहाल फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप ये समझ लें कि सबको मीन यूज होता है, ठीक है। अच्छा जी, नाउ व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज द सेंटर वैल्यू, बीच की वैल्यू, दरमियानी वैल्यू। तो सेंटर वैल्यू को हम कहते हैं मीडियन, ठीक है। 10, 15, 20, मीडियन इज 15, 15 जो है वो इसके बीच में आ रहा है, 10 और 20। तो जो भी मीडियन वैल्यू होगी वो सेंटर वैल्यू होगी, ठीक है। इसके लिए पहले अरेंज करना पड़ता है इन द असेंडिंग ऑर्डर, यानी अगर नंबर आपको ऐसे मैं दे दूं कि अपोजिट दे दूं कि 25, 5, 15, 10, तो अब मुझे 5, 10, 15, 25 ऐसे इसको अरेंज करना है, फिर मैं इसका मीडियन निकालूं, ठीक है। बट फॉर द सेक ऑफ दैट आई थिंक अब इतना ज्यादा काम करना नहीं पड़ता, हम लोग मैनुअली अब नहीं करते, ये सारा काम SPSS हमें करके दे देते, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बंदा हम में से आजकल मैनुअली ये सब कर रहा हो, राइट। तो मैनुअली जब नहीं करते तो SPSS सारा काम कर देता है, इवन अब तो एक्सेल भी ये सारे काम करता है। किधर गया? बिगिनर ये अंडरस्टैंडिंग परहैप्स इम्पोर्टेंट होगी कि किधर आप मीन वाला डाटा कोड करें, किधर मीडियन वाला आपको कोड करना है। अच्छा जी, फिर आता है मॉड। मॉड के अंदर व्हाट वी डू इज Most frequent value. मोस्ट फ्रीक्वेंट, यस, जो मोस्ट कॉमनली, यानी जो टर्म जो नंबर बार बार दें, ठीक है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट कह लें, मोस्ट कॉमन कह लें, जो अच्छा लगे, मैं कॉमन लिख रहा हूँ आसान से। नाउ व्हाट अबाउट रेंज? अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दी कि जी यू हैव 5, 10, 15, 20, 25, तो 5 से लेके 25 तक ये मेरी रेंज, ठीक है। अच्छा, देन आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा टिपिकल। फॉर एग्जांपल अगर मेरा मीन आता है 20, इफ 20 इज माय मीन, ठीक है, और मेरे पास सबसे छोटा नंबर था, मान लेते हैं सबसे छोटा नंबर था मेरे पास 14, और सबसे बड़ा नंबर था मेरे पास 26, तो अगर मैं नोटिस करूं तो मेरा मीन उसके बीच का है, इन दोनों नंबर्स के दरमियान आता मीन, यानी 14 और 26 के दरमियान 20 कहीं सेट हो जाता, ठीक है। तो मुझे एक ऐसा नंबर इसके साथ प्लस माइनस में ऐड करना है जिसको मैं अगर प्लस करूं तो 26 बन जाए और माइनस करूं तो 4 बन जाए, तो ऐसा नंबर है 6, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है कि ये डिस्क्राइब करती है कि आपका जो सैंपल साइज था उसमें लीस्ट वैल्यू और लाइक बेस्ट या हाईएस्ट वैल्यू वो क्या बन सकता, ठीक है। और इससे एक चीज और भी पता चलती है कि आपका सैंपल कितना बड़ा था, क्योंकि जितना बड़ा आप सैंपल उठाएंगे उतना स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ जाता है, ठीक है। ज्यादा नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे ना, जब आप ज्यादा सैंपल साइज उठाने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा लोग आ जाते हैं, यानी आपके पास कुछ अनकॉमन चीजें या जो रेयर जैसे आप कहते हैं एंटिटीज, फिर वो भी ऐड अप होनी शुरू हो जाती है।
सही है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ अनकॉमन चीजें भी आपके साथ आपको मिलेंगी, तो उससे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मार्जिन है वो और बढ़ता चला जाता है। सही। सो ये कुछ चीजें बेसिक्स थी, मीन, मीडियन, मॉड, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जब समझ में आ जाती है तो आई कैन मूव फॉरवर्ड, और अब मैं एक नेक्स्ट चीज बताने वाला हूँ, व्हेन टू यूज मीन एंड व्हेन टू यूज मीडियन। अच्छा, मीडियन के साथ हमेशा हम रेंज यूज करते हैं और मीन के साथ हम हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं। ठीक है। अब हमें ये समझना है कि मीन हम कब यूज करेंगे और मीडियन हम कब यूज। तो जनाब यहाँ पे एक टेस्ट होता है जिसमें हम अपने तमाम तरह डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करें, इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ, और उस ग्राफ में हम बेसिकली एक बेल बनता है। अगर वो बेल बिल्कुल स्मूथ एक कर्व की सूरत इख्तियार करे, जैसे ये एक बिल्कुल स्मूथ कर्व है, थोड़ा सा मेरी ड्राइंग एरर है लेकिन एक बिल्कुल स्मूथ कर्व है ये देखा जाए, जिसका एक टॉप है और फिर उसके बाद वो इक्वली राइज हुआ फिर इक्वली फॉल। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मीन पहले आया। ठीक है। मीन जब आया उसके बाद कुछ नंबर, ये हमारा मीन, यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है वो मीन। ठीक है। ये मीन आया, बाकी कुछ नंबर मीन से नीचे आए, कुछ नंबर मीन से इधर नीचे आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस मीन इज इन द सेंटर, और ये कर्व जो है उसको कहते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल कर्व है। इस सूरत में अगर एक नॉर्मल कर्व बनता है तो वी विल यूज मीन विद स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर नॉर्मल कर्व नहीं बनता, कर्व कुछ हैपोजेट सा बन जाता है, यानी कुछ ऐसा बन जाता है, कुछ या नीचे आते ही फॉर एग्जांपल ऐसे स्ट्रेट जाने में। ठीक है। एक हैपोजेट सा कर्व बनता है, तो दिस शोज के डाटा नॉर्मल नहीं, इट्स अ नॉन नॉर्मल डाटा। अभी जो नॉन नॉर्मल डाटा है ना जनाब, इसको आप रख देते हैं मीडियन। इसमें फिर आप मीडियन यूज करेंगे, इसमें आप मीन यूज करेंगे, क्योंकि इसका कोई स्टैंडर्ड डेविएशन टेक्निकली है ही नहीं। ठीक है। तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन ही नहीं है तो मीन आप यूज नहीं कर सकते, तो यू हैव टू यूज मीडियन विद द रेंज। एक आसान तरीका या एक चोर तरीका और होता है इसको पता लगाने का। अभी मैंने एग्जांपल दी जिसमें मीन था 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन था 6। ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल एक नंबर लगा। अगर मैं यहां पे आपके पास, आप जब उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं और यहाँ लिखा आ जाता है फॉर एग्जांपल किसी तरह से, जैसे हमारे पास बाज़ों का लोग क्या करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स को फिट इन करते हैं। देखिए किस तरह से ना घुसाते हैं, यार लगा के तो देखो इस टेस्ट को होता क्या है। तो अगर आप लगा देंगे तो एसपीएसएस ने शायद आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दे देनी, ऐसा नहीं है कि वो ना दे, तो भले ही गलत हो जाए बात। तो जनाब 20 के साथ अब स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 22। ठीक है। अगर मैंने किसी तरह से नॉन नॉर्मल डाटा, मैंने नॉर्मैलिटी को डाटा की चेक नहीं किया और मैंने कहा छोड़ो जान छुड़ाओ मीन निकालो, एसपीएसएस को इसको रन दो, तो 20 के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 22। अब ये पॉसिबल है नहीं, ये पॉसिबल नहीं। ठीक है। दिस शोज कि ये डाटा नॉन नॉर्मल और आपने जबरदस्ती रन किया। फिर ऐसी सूरत में आपने फौरन अपने आप को रिग्रेस करना है, कहना है अपने आप से कि नहीं तुम गलत कर रहे हो भाई, यूज मीडियन विद रेंज इन दिस केस। ठीक है। अगर बाकी 20 से कम कोई भी नंबर आए, 10 आए, 8 आए, 9 आए, 7 आए, 6 आए, डजंट मैटर। ठीक है। 20 से कम वाले नंबर का मतलब है कि डाटा इज नॉर्मल, दोनों साइड्स पे डाटा इक्वल फॉलो। ठीक है। तो ये आपको पता चल गया व्हेन टू यूज मीन, व्हेन टू यूज मीडियन, and when to use range and when to use standard deviation. Any questions up till here, so I can answer. यूजुअली स्टडीज में मीडियन सर्वाइवल कोट हुआ होता है, तो मतलब हम सर्वाइवल को कैसे
करेंगे कि मीडियन क्यों यूज हुआ फॉर सर्वाइवल या मीडियन यूज होता है फॉर एज? पास डाटा ऐसा होता है, उसके अंदर रीजन है, इसके अंदर रीजन ये है कि आपने डाटा इनिशियली जब लिया होता है तो वो सब नॉर्मली होता है, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल पेशेंट्स बड़ी तेजी के साथ एक्सपायर हुए, जैसे अगर ये सर्वाइवल की बात है तो पेशेंट्स की मोर्टालिटी जो होती है वो उसको यानी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहने देती, वो उसको नॉन नॉर्मली कर देती है, ठीक है। तो ऐसे में इसलिए अक्सर इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग, अगर आप लाइक मैं इसको ये नहीं कहता कि अगर आप इस पर मीडियन यूज करें तो कोई गलत यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। यू कैन यूज मीडियन एट दैट टाइम कि आप मीडियन सर्वाइवल निकाल लें, क्योंकि यू डोंट नो, हो सकता है जो कर्व के इस तरफ जो पेशेंट फॉल हो रहे थे वो ज्यादा मर जाए। तो अब पता चला जो कर्व ऐसे करके बेल नीचे आया था, नीचे आने वाली साइड के पेशेंट्स एक्सपायर हो गए, तो अब वो कर्व तो यूं स्ट्रेट जाना शुरू हो जाएगा, तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा कन्वर्ट हो गया नॉन नॉर्मल। तो इस सूरत के अंदर नाउ यू हैव नो ऑप्शंस लेफ्ट रादर देन टू यूज मीडियन। रेंज, अच्छा रेंज इज वेरी सिंपल, रेंज में कोई चीज खास नहीं, रेंज इज वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास था 5, 15, 20, 25, 30, ये नंबर्स, इन नंबर्स की रेंज क्या है? 5 to 30, सिंपल सिंपल। लोएस्ट पॉसिबल नंबर, हाईएस्ट पॉसिबल नंबर, बस दैट इज कॉल्ड द रेंज, ठीक है। इसमें कोई स्टैंडर्ड एरर वगैरह का कोई चक्कर नहीं, सही, ये बल्कि ज्यादा आसान है निकाल, देखा जाए। स्टैंडर्ड एरर में तो, स्टैंडर्ड डेविएशन में तो फिर भी थोड़ा सा यू हैव टू वर्क अलोंग, लेकिन इसमें तो कोई वर्क अलोंग है ही नहीं, देखा जाए टेक्निकली। There's a question, if I may in the chat box. Some studies questionnaire with number range like score from 0 to 5 or answer yes or no. What stat is used in these scenarios? ये मैं इसका जवाब देता हूँ, अब हम आ रहे हैं, ये मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। अब तक डॉक्टर हिना हमने जो भी कुछ पढ़ा था ना, दिस वाज अबाउट कंटिन्यूअस डाटा, इसको मैं कह सकता हूं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस डाटा वो है जिसकी कोई लिमिट नहीं, एज 1 महीना 1 दिन से लेके 100 साल तक होता, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। एक इनफाइनाइट नंबर है और वो नंबर कहीं तक भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप कभी ऐसा डाटा यूज करते हैं जिसमें कोई नंबर की कोई कैद नहीं है या आंसर्स अनलिमिटेड आ सकते हैं, आप AQU में इस वक्त जितने भी लोग हैं, अगर आज AQU का दरवाजा बंद करके उन सबसे उनकी एग्जैक्ट एज सबकी अलग अलग निकले, कोई बताएगा 24 साल 10 महीने 10 दिन, कोई बताएगा 24 साल 9 महीने 8 दिन, ठीक है। सबकी एज बिल्कुल डिफरेंट निकल सकती, सो यू हैव इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ आंसर्स, ठीक है। ऐसी सूरत में वी कॉल दिस डाटा कंटिन्यूअस, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों के पास भाई कौन सा पेशेंट कितना अरसा सर्वाइव करेगा, इनफाइनाइट नंबर्स, 1 दिन भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। ऐसे भी कैंसर इनके ट्रीटमेंट के बाद लोग 10 साल भी सर्वाइव करते हैं, 20 साल भी करते हैं। तो सर्वाइवल कुड बी एनीवेयर फ्रॉम 1 डे टू 5000 डेज, ठीक है। तो वी कॉल दिस कंटिन्यूअस डाटा। लेकिन अब आपके पास एक ऐसा डाटा है जिसका आंसर इनफाइनाइट नहीं होगा, जिसका आंसर इनफाइनाइट नहीं होगा, ठीक है। अब इनफाइनाइट नहीं होने से मुराद क्या है? फॉर एग्जाम्पल, क्या आप मेल है? आंसर वुड बी आइदर यस या आंसर वुड बी नो, ठीक है। या आप को डायबिटीज है? आंसर वुड बी आइदर यस या आइदर नो, इनफाइनाइट आंसर्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स फिक्स्ड है, उनको हम कहते हैं, तो इसको यहां से मिटा रहा हूं, उनको हम कहते हैं कैटेगोरिकल डाटा। तो अब हमारे पास 2 तरह का डाटा था, एक है कंटिन्यूअस और एक है कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल की 2 टाइप्स है, नॉमिनल और ऑर्डिनल। मैं अभी समझा रहा हूं। अब जनाब कैटेगोरिकल के अंदर जो कैटेगोरिकल आंसर्स है वो 2 या 3 या 4 तरह के हो सकते हैं, ज्यादा तरह के हो ही नहीं। इनफाइनाइट नंबर्स में अगर सिर्फ 2 तरह के आंसर्स हो सकते, ओनली 2,
तो वी कॉल इट नॉमिनल। अगर मोर देन 2 आंसर्स हो सकते हैं बट इन द लिमिटेड कैटेगरीज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि जी आपका ग्रेड क्या आया, आप पास हुए, आपका क्या ग्रेड आया, ठीक है, तो कोई बताता है A+, कोई बताता है A, कोई बताता है B, कोई बताता है C, कोई बताता है D से कम का ग्रेड पॉसिबल नहीं। तो 5 आंसर्स, 5 कैटेगरीज हो सकती है, ठीक है। यू गेट 5 कैटेगरीज। ये ऑर्डिनल डाटा, यानी ऑर्डर्स में आपने अपने डाटा को डिवाइड कर, ठीक है। स्टेजिंग है कैंसर, कैन बी स्टेज 1, कैन बी स्टेज 2, कैन बी स्टेज 3, कैन बी स्टेज 4, 5 तो है ही नहीं, ठीक है। 5वां 6वां 7वां 8वां स्टेज है ही नहीं दुनिया। दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनल, ठीक है। दूसरा वो था जिसका आंसर यस और नो होगा, क्या आपको डायबिटीज है, नहीं, क्या आपको ब्लड प्रेशर है, नहीं, क्या आप मेल है, हाँ, क्या आप फीमेल है, नहीं, हाँ या नहीं में आंसर होता है। यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल डाटा। अब इस डाटा में और इस डाटा में क्या फर्क है? कैटेगोरिकल डाटा की आप प्रोपोर्शंस निकाल सकते, परसेंटेज निकाल सकते, इसका परसेंटेज नहीं निकाल सकते, कंटिन्यूअस का परसेंटेज नहीं निकाल सकते, उसका मीन या मीडियन निकालना पड़ेगा। एज का क्या परसेंटेज निकाले, कोई परसेंटेज नहीं निकाल, ठीक है। एज की कोई परसेंटेज नहीं, सर्वाइवल की कोई परसेंटेज नहीं, मतलब सर्वाइवल की सेंस अगर आप देखें तो नंबर ऑफ डेज के अंदर तो कोई परसेंटेज। हाँ, ये पता लगा सकते हैं कि जिंदा हो या मर गए, यस या नो, डाइड या लिविंग, ठीक है। तो कैटेगोरिकल डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन परसेंटेज। तो इस डाटा को परसेंटेज फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन मैं ये आसानी से बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 40% लोगों को डायबिटीज, 30% लोग मेल, 70% लोग फीमेल, ठीक है। परसेंटेज इजीली कैलकुलेटेड। कंटिन्यूअस के अंदर यू हैव टू आइदर यूज मीन या यू हैव टू यूज मीन, परसेंटेज का कोई चांस, ठीक है। कुछ लोग परसेंटेज को प्रोपोर्शंस भी कहते हैं, नथिंग टू वरी, वो सेम चीज है, ठीक है। तो यू कैन यूज प्रोपोर्शंस एज वेल। So there is a question in the chat box regarding median overall survival or median progression-free survival in cancer trials in the States. So basically, the statistical significance, how to interpret these two values. It's usually mentioned in our trials. मीडियन ओवरऑल सर्वाइवल इज वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल आपने जस्ट मैं छोटा कर रहा हूँ, 10 पेशेंट्स का या 5 पेशेंट्स का चले आपने जो है डाटा कलेक्ट किया, 5 पेशेंट्स में आपको पता चला कि एक पेशेंट 1 मंथ में एक्सपायर हुआ, एक पेशेंट 2 मंथ में एक्सपायर हुआ, एक 3 मंथ में, एक 4 मंथ में और एक 5 मंथ, ठीक है। सो यू हैव 1 2 3 4 5, 5 लोग 5 अलग अलग महीनों में एक्सपायर हो जाते, ठीक है। एक बंदा 1 महीना जिंदा रहा, एक बंदा 2 महीना, एक बंदा 3 महीना, एक बंदा 4 महीना और एक बंदा 5 महीना, सही है। अगर मैं कहूँ भाई इसका मीडियन क्या है, व्हाट इज द मीडियन ओवरऑल सर्वाइवल, 3 महीने, क्योंकि 1 2 3 4 5 इसका अगर मैं मीडियन निकालूं, सेंटर वैल्यू निकालूं तो 3 मंथ, तो मीडियन सर्वाइवल इज 3 मंथ्स। अगर मैं इसका रेंज निकालूं तो 1 से 5, ठीक है। तो जो आपको SPSS निकाल के देता है और वो आपको इतना पहाड़ जैसा लग रहा होता है कि यार ये तो बहुत ही मुश्किल चीज इसने निकाल के दी थी, वो टेक्निकली बहुत आसान है, अगर आप हाथ से करें तो खुद भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये हो गया जी मीडियन, सही। सेम हैपेंस विद मीडियन प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल। एक बंदे का कैंसर 1 महीने तक प्रोग्रेस नहीं हुआ, फिर आपने उसका CT स्कैन कराया एंड यू सॉ के यार ये तो भाग रहा है तेजी के साथ इधर से उधर, ठीक है। तो दैट मीन्स के 1 महीने के बाद प्रोग्रेस हो गया। एक बंदे का 3 महीने के CT स्कैन पे जो है प्रोग्रेशन आया, एक बंदे का प्रोग्रेशन 5 महीने के CT स्कैन पे आया, तो 3 महीना आपकी बन गई मीडियन प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल, रेंज बन गई 1 से लेकर 5, सिंपल। सो अब इसको लाइक व्हाट आई हैव गिवन यू इज सिंपली अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट का डिस्क्रिप्शन। अब जिस जगह पे भी आप इसको लगाना चाहो यू कैन फिट इट, ठीक है। तो एग्जांपल्स कुड बी मेनी और बिल्कुल फॉलो अप भी हो सकता है, मीडियन फॉलो अप भी होता है। तो मीडियन फॉलो अप में भी यही होता है भाई, एक पेशेंट 1 महीने में दिखाने आया, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, यू फाउंड द मिडल एंड यू गिव द रेंज ऑफ टेस्ट। सो इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? Can you explain variance?
variance. Simple. Variance is not that difficult, but to be honest, variance अब normally हम formula के अंदर use करते हैं, ठीक है, और variance को वैसे हम present नहीं करते, like वैसे in a general sense हम variance को paper में नहीं लिखते अपने पेपर में हम जो टर्म यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन की ही यूज करते हैं, सही है, और कैलकुलेशंस के अंदर एट टाइम्स वी यूज वेरिएंस, सही। वेरिएंस इज समहाउ, अगर मैं आसानी से आपको बताना चाहूँ लाइक इन अ वेरी सिंपल वर्ड, तो वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर मैं स्क्वायर कर दूं, जैसे मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन था 0.5, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो ये कहलाती है यानी 0.2, ये हो गई वेरिएंस। लेकिन वेरिएंस कोई लिखता नहीं है, लाइक कोई प्रेजेंट करता नहीं है डायरेक्टली रिसर्च पेपर में। वेरिएंस जब हम डिफरेंट फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं ना, जैसे काई स्क्वायर टेस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, तो काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर हम वेरिएंस वो खुद कंप्यूटर निकालता है, आपसे तो खैर नहीं कहता निकालने के लिए। तो वेरिएंस इज काइंड ऑफ अ स्टेप इन बिटवीन, इट इज नॉट अ स्टेप कि जिसको हम स्पेशली रिसर्च पेपर में प्रेजेंट करें कि मैंने इसकी वेरिएंस निकाली, राइट। तो आई थिंक दैट्स द आंसर। सर रिग्रेशन के बारे में बताएं। जी सॉरी, रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन हमारे वैसे टॉपिक्स में है आगे जाके, तो आई एम गोइंग टू टीच रिग्रेशन। अभी तो मैंने जो सिंपल चीजें करवाई हैं, देयर इज समथिंग इन कॉम्प्लेक्स जो मैं अभी करवाऊंगा, ठीक है, तो उसमें रिग्रेशन है हमारे इन स्लाइड्स में पार्ट। Six. एक टर्म हम यूज करते हैं एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज के अंदर। अगर हम सिंगल आर्म स्टडी, just wait a second, slides, I think there's a problem. स्क्रीन के ऊपर करके ना बस, हाँ शेयर कर दो, आसान है, स्लाइड शो कर दो, अब आ जाएगा। आ गया। अब इसको कहते तो एडवांस्ड है, लेकिन मैं हमेशा इसको पहले पढ़ाता हूँ बिकॉज आई फील कि जो अभी आप रिग्रेशन पूछ रहे थे वो इसी का पार्ट है, ठीक है, तो मैं इसको हमेशा शुरू के अंदर ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, दैट इज वन ऑफ माय हैबिट। तो टेक्निकली दिस इज एडवांस्ड, ठीक है, लेकिन मुझे एडवांस की लगती नहीं है, ये मुझे ज्यादा इजी लगती है देन द सिंपल। तो आपके पास जो वो स्टडीज है जो कि बिल्कुल एक सिंगल आर्म स्टडीज है, जिसके अंदर कोई कंपैरिजन नहीं, ठीक है, कोई कंपैरिजन का कोई ग्रुप नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक सादी सी स्टडी है, एक सादा सा सर्वे जो आपने कलेक्ट किया है। तो अब उसके अंदर कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता। अगर वो स्टडी नॉन कंपैरेटिव डिजाइन पे रखी गई है तो उसमें कोई कंपैरिजन का चांस नहीं, ठीक है। तो उसमें आप करते हैं एनालिसिस। अब एनालिसिस आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक आउटकम है सर्वाइवल, और एक आउटकम है डोजेज ऑफ कीमो ड्रग, ठीक है जी। एक आउटकम सर्वाइवल है और एक आउटकम है डोजेज ऑफ कीमो ड्रग, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, सही। मुझे ऐसा लगता है कि कीमो की ड्रग का डोज बढ़ाने से सर्वाइवल बढ़ सकता है, ये मेरा एक मतलब मेरा मानना है, मेरा अजम्पशन है। तो इसको मैं कैसे टेस्ट करूं, लाइक आई नीड सम टेस्ट फॉर इट ना।
अब क्योंकि ये दोनों कोई अलग अलग ग्रुप में तो नहीं हुआ, तो मैं इनको कंपेयर भी नहीं कर सकता। बोथ दीज थिंग्स हैपेंड ऑन द सेम पेशेंट। मैंने एक ही पेशेंट को डोज लगाई, उसी पेशेंट का सर्वाइवल भी देखा। तो ऐसे में जनाब मैं करता हूं बाईवेरिएट एनालिसिस। मैं दिखाता हूं रिलेशनशिप ऑफ टू वैल्यूज। एक ही रिसर्च में एक ही पेशेंट से दोनों वैल्यूज कलेक्ट की गई है और उन दोनों का रिलेशनशिप निकाला, जिसको हम पहले जमाने में, जब हम मेरे पहले जमाने से, मेरा बहुत पुराना जमाना नहीं, जिसको हम आज से 5-6 साल पहले फिजिक्स में पढ़ते थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता था कि जब ये बढ़ेगा तो साथ ये भी बढ़ेगा, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता था कि जब ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। दैट इज वाज इनडायरेक्टली। ठीक है, तो अब मुझे ये चीज पता करना है। इसको पता करने के लिए जो टेस्ट में यूज करता हूं उसको मैं कहता हूं बाईवेरिएट एनालिसिस। Effect of one variable over the other variable, simply to know the directly or indirectly proportionality of one variable over other. ठीक है, अब इसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो आउटकम आप मेजर कर रहे हैं, और एक इंडिपेंडेंट होता है जो इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि कीमो की ड्रग का डोज इन्फ्लुएंस करता है सर्वाइवल, तो कीमो की ड्रग का जो डोज है वो हो गया इंडिपेंडेंट और सर्वाइवल हो गया डिपेंडेंट। सही। चार तरह के हमारे पास टेस्ट मौजूद हैं एसपीएसएस के अंदर जो हम इस सूरत में करते हैं। अब पता ये करना है कि ये चारों टेस्ट हम कब रन करते हैं। ठीक है जी, इनकी अपनी कुछ सूरतें, जैसे मैंने कहा कि रिसर्च में हम फिट नहीं करते। एक वो होता है कि आपने लॉजिस्टिक उठा के गलत जगह पे फिट कर दिया, तो ये जो फिट वाला जो काम होता है ये खतरनाक होता है, इस पे पेपर रिजेक्ट हो जाता है। बिकॉज हमेशा अगर आपने पेपर की डिस्कशन में 2-4 मिस्टेक कर दी, लिखने में 2-4 लाइनें गलत लिखी, तो रिव्यूअर अगर अच्छा है तो वो कभी भी पेपर को रिजेक्ट नहीं करेगा। वो कहेगा यार आप ठीक है इसको रिव्यू करिए आज, ठीक है, आपको उसमें से रिव्यूज निकाल के भेज देगा। लेकिन अगर आपने रिसर्च पेपर के अंदर गलत स्टैटिस्टिक्स लगा दिए हैं तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट की तरफ जाएगा, इवन आपको उसको रिव्यू भी नहीं करने देगा आप। ठीक है, तो जनाब लीनियर रिग्रेशन। अब लीनियर रिग्रेशन में क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कंटिन्यूअस है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल या तो कंटिन्यूअस है या फिर डिस्क्रीट या नॉमिनल। इसको हम नॉमिनल भी कहते हैं, डिस्क्रीट और नॉमिनल सेम चीज। ठीक है, इससे एक कोएफिशिएंट निकलता है। अगर वो कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो इनवर्स प्रोपोर्शनल है दोनों की, अगर वो कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कुछ रिसर्च पेपर्स में, इवन कुछ नहीं, इवन एसपीएसएस में यूज्ड टू बीटा कोएफिशिएंट का है। मैं उसका नाम इसलिए लिख रहा हूँ कि किसी को हो सकता है कभी एग्जाम में बीटा कोएफिशिएंट के नाम से वो टकरा जाए। ठीक है, तो बीटा कोएफिशिएंट कहें या कोएफिशिएंट कहें या लीनियर कोएफिशिएंट कहें, दोनों सेम, तीनों सेम है। ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन लगाने के लिए हमारे पास क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो था वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। यानी अगर मैंने यहां रख दिया डायबिटीज सर्वाइवल की जगह, तो डायबिटीज कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं, तो फिर अगर मैंने लीनियर रिग्रेशन निकाला इसके साथ, पूरा पेपर गलत हो जाए, पूरा पेपर गलत हो जाए, तो पूरा पेपर फिर वो डस्टबिन में जाएगा। सही, ये वेरिएबल हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए। सही, लीनियर रिग्रेशन के लिए ये हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए। अच्छा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है यहाँ वाला, वो या तो कंटिन्यूअस हो या डाइकोटोमस हो तब भी चले। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा आता है ऑर्डिनल एनालिसिस या ऑर्डिनल रिग्रेशन जिसे हम कहते हैं। ऑर्डिनल रिग्रेशन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल, जहां मैंने अभी सर्वाइवल को रखा है, वो ऑर्डिनल होना चाहिए। ऑर्डिनल से मुराद क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि ऐसा वेरिएबल जिसकी 5-6 कैटेगरी,
जैसे कैंसर की स्टेज हो गई, स्टेज 1, 2, 3, 4, 4 स्टेजेस। तो ऐसा वेरिएबल जो ऑर्डिनल है, या तो वो स्टेज 1 में हो या स्टेज 2 में हो या 3 में हो या 4 में, 2 से ज्यादा उसके एटलीस्ट उसके आंसर है, लिमिटेड जरूर हो लेकिन 2 से ज्यादा ऑर्डिनल, वो डिपेंडेंट होगा ऑर्डिनल वाला। और इंडिपेंडेंट के अंदर यानी जिसके इफेक्ट्स आप देख रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑर्डिनल वेरिएबल पे, वो कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं, वो ऑर्डिनल भी हो सकते हैं, वो नॉमिनल भी हो सकते हैं, उसमें आपके पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, ठीक है। बट डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा ऑर्डिनल होना चाहिए। लॉजिस्टिक रिग्रेशन डिस्क्रीट कैटेगोरिकल वेरिएबल होना चाहिए, यानी डिस्क्रीट से मुराद वही है कि नॉमिनल, जिसका आंसर 2 हो, या यस हो या नो। फॉर एग्जांपल मैं किसी से पूछूं आपको डायबिटीज है, वो कहेगा यस या कहेगा नो, ठीक है। तो अगर वो कहता है नो या यस तो ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है और ये डिस्क्रीट कैटेगोरिकल वेरिएबल। अब इसको मैं डिपेंडेंट वेरिएबल बना सकता हूं और फिर इसके इफेक्ट में चेक कर सकता हूं इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी हो सकता है, ठीक है। कॉक्स रिग्रेशन एनालिसिस, ये थोड़ा सा डिफरेंट और डिफिकल्ट टाइप है, ठीक है। और बेसिकली जो हम सर्वाइवल कर्व्स को जो कंपेयर करते हैं वो भी हम कॉक्स रिग्रेशन पे ही करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम एक इवेंट अपने माइंड में बनाते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और है, ये वो वाहिद टाइप है जो कंपैरेटिव स्टडी में भी यूज हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 ग्रुप्स बन सकते हैं। द ग्राफ कैन बी स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स एंड कंपेयर, ठीक है। तो ये कंपैरेटिव स्टडी में यूज हो सकती है और इसके अंदर बहुत सिंपल सा है, लेट मी जस्ट शो यू हाउ इट हैपेंस। हमारे पास एक ग्राफ बना, ठीक है जी। एक्स एक्सिस पे हमने रखा टाइम, एक्स एक्सिस पे हमने रखा टाइम, टाइम हम ईयर में रखे, मंथ में रखे, दिन में रखे, घंटों में रखे या सालों में रखे, ये हमारी चॉइस, ठीक है। वाई एक्सिस पे आपने अपना रख दिया इवेंट। अब इवेंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सर्वाइवल देखना चाहता हूं तो मैंने रख दिया सर्वाइवल, मैंने रख दिया सर्वाइवल, ठीक है। अब मेरे पास एक पेशेंट ऐसा था जो 1 महीने के ऊपर एक्सपायर हुआ, एक पेशेंट ऐसा था जो 2 महीने में एक्सपायर हुआ, ठीक है। सो फोर्थ इस तरह से नीचे आते जा रहे, ठीक है। तो मेरे पास एक कर्व बन के सामने आता है। कर्व एक्चुअली मुझे थोड़ा सा बनाने में मुश्किल हो रही है। एक कर्व बना के हमारे सामने आता है, ठीक है। एक कर्व ये बन गया। एक ऐसा पेशेंट था जिसको मैंने कोई दवा दी, कोई कीमो की कोई ड्रग दी, कुछ भी दी, और उसका मैंने लाइफ स्पैन थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो मैंने ये देखा कि उस पेशेंट का सर्वाइवल थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये कर्व थोड़ा सा ऊपर से और स्लोली, लाइक इससे थोड़ा स्लो, सेम पॉइंट से स्टार्ट हुआ और इससे थोड़ा सा स्लो नीचे आ, ठीक है। तो अब देखा जाए तो मैं इन दोनों कर्व्स को कंपेयर कर सकता हूं, लाइक देयर कुड बी अ कंपैरिजन ना। और इस कंपैरिजन से मुझे क्या पता चलता है कि वो पर्टिकुलर चीज जो मैंने यहां दी थी, क्या वो उसके किसी फायदे में है या नहीं, ठीक है। सो ये जो कंपैरिजन वाला मामला था इसको हम कॉक्स रिग्रेशन भी कहते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस। और इसके अंदर फिर हम एक टेस्ट करते हैं, लॉग रैंक टेस्ट, वो हमें सॉफ्टवेयर करके देता है, ठीक है। उसको हम कॉक्स रिग्रेशन कहते हैं। अच्छा, कैप्लन मेयर भी यही चीज, ठीक है।
सो कैपलन मैयर में अगर आप सिर्फ ये मैं ग्राफ बना के छोड़ दूं, लाइक इफ आई जस्ट मेक दिस ग्राफ और मैं कोई टेस्ट ना दूं, कोई फर्दर डिफरेंस ना निकाल, तो ये कैपलन मैयर। अगर मैं इसका लॉग टेस्ट करके, लॉग रैंक टेस्ट करके दोनों के दरमियान की पी वैल्यू निकाल दूं, इन दोनों के दरमियान की, इन दोनों लाइनों के दरमियान की मैं एक पी वैल्यू निकाल, और फॉर एग्जांपल वो पी वैल्यू आ जाए 0.001, तो दिस मींस कि दोनों के दरमियान सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, और जो कुछ भी हमने इस ग्रुप के साथ किया है उससे सर्वाइवल बढ़ा, ठीक है, सर्वाइवल उससे बढ़ा है, प्रोग्नोसिस सर्वाइवल जो भी कह ले वो बेहतर हुआ है, ठीक है। हाँ इसको बस वो नीचे से शेयर कर दो। हाँ सो दिस इज कॉक्स रिग्रेशन एनालिसिस। तो मैंने 4 तरह के, अच्छा इसके अलावा वैसे 4-5 टाइप्स इसकी और भी हैं जो हमारे लिए, वही मैंने जैसे बताया कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, बिजनेस वालों के लिए बिल्कुल डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए वो इतनी कोई इंपॉर्टेंस कोई नहीं रखती, सही। वी मस्ट नो दीज 4 टाइप्स इन डिटेल, ये हमारे रिसर्च में यूज होती है, और मैंने सबसे ज्यादा जो पेपर रिव्यू किए हैं तो मुझे यही गलती मिलती है कि किसी ने लॉजिस्टिक की जगह ऑर्डिनल लगाई हुई होती है, किसी ने ऑर्डिनल की जगह लीनियर लगा दी होती है, जबकि बड़ा ही क्लियर डिफरेंस है, लीनियर का डिपेंडेंट वेरिएबल कंटिन्यूअस होगा, ऑर्डिनल का डिपेंडेंट वेरिएबल ऑर्डिनल होगा, और लॉजिस्टिक का डिपेंडेंट वेरिएबल बाइनरी या नॉमिनल। सिंपल। अगर ये किसी ने यहाँ पे जाके मिस्टेक करी है, ठीक है, तो ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है पेपर के लिए, सही है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर है किसी का तो मोस्ट वेलकम टू आंसर और आस्क। अच्छा, डॉक्टर अज़िया कनेक्टेड है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। सॉरी सर, आवाज तो बीच में नहीं आ रही। हाँ मैं सुन रहा हूँ, अच्छा बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन चल रही है, कंटिन्यू करें, इसको रिकॉर्ड करने में बेटा, फिर हमें सेंड करना, हम दोबारा सुनेंगे। क्या आ रही है बात? जी सर, हम रिकॉर्ड करें फिर हम इसको अपलोड कर देंगे। थैंक यू सर। सर अच्छा, अब यहाँ पे ना अगर देखा जाए, अब अभी हमने पढ़ा था बाई वेरिएट। बाई वेरिएट हम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने सिर्फ 2 वैल्यूज को कंपेयर किया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहूंगा। खुशखबरी ये है कि मल्टी वेरिएट भी इसी को जो है कहते हैं, क्योंकि अगर आप डिपेंडेंट वेरिएबल एक रखें और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ा दें, सही, अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ा दें और डिपेंडेंट वेरिएबल एक रखें तो ये मल्टी वेरिएट बन जाता है। तो सेम टेस्ट अपार्ट फ्रॉम कॉक्स रिग्रेशन, कॉक्स रिग्रेशन यूज नहीं होता क्योंकि ग्राफ के ऊपर कोई तीसरा एक्सिस ड्रॉ नहीं हो सकता। ग्राफ पे एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो ग्राफ यानी कॉक्स रिग्रेशन के अलावा सेम कैन हैपन फॉर लीनियर, फॉर ऑर्डिनल एंड फॉर लॉजिस्टिक। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल है और बाइनोमियल है, यानी उसका आंसर सिर्फ यस और नो में, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप 3 या 4 वेरिएबल्स भी ले सकते हैं। यू कैन टेक मोर देन 1 एज वेल। आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक एनालिसिस या लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर 2 से ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती है, सही। ऑर्डिनल में भी ऐसे ही है। डिपेंडेंट आपका अगर ऑर्डिनल है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप 10 कंटिन्यूअस या 10 कैटेगोरिकल भी ले सकते, तो यू कैन यूज मल्टीपल, ठीक है। लीनियर में भी सेम हैपेंस। तो जो हमने बाईवेरिएट एनालिसिस के अंदर पढ़ा है, सेम कैन बी डन फॉर मल्टीवेरिएट एनालिसिस। सिर्फ डिफरेंस क्या है? कॉक्स रिग्रेशन का। कॉक्स रिग्रेशन हम सिर्फ बाईवेरिएट में करते हैं क्योंकि ग्राफ के अंदर तीसरा
एक्सिस नहीं होगा, ये हमारी मजबूरी, ठीक है। तो आप चाह के भी लाइक ग्राफ में तीसरा एक्सिस ड्रॉ नहीं कर सकते आप, अगर आप लगाना भी चाहोगे। सो कॉक्स रिग्रेशन के लिए यू जस्ट हैव टू, अदर देन दैट दोस थ्री कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीवेरिएट एज वेल। अब जनाब आ जाए, हमारा लास्ट है यूनिवेरिएट, बाकी हम इसके पार्ट 2 में कर सकते हैं, सही। यूनिवेरिएट एनालिसिस के अंदर अगर सिर्फ वन वेरिएबल हो, अब दूसरा भी नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ सर्वाइवल है उसी को प्रेजेंट कर, दूसरा वेरिएबल कोई निकालेंगे इस रिसर्च के अंदर, ठीक है। पाई वेरिएट के लिए यू नीड एटलीस्ट 2, मल्टीवेरिएट के लिए यू नीड मोर देन 2, 3, 4, 5, 10। अब आपने पता चला भाई निकाला ही एक वेरिएबल था, बस एक वेरिएबल था हमारे हाथ में और कुछ था ही नहीं, तो उस एक वेरिएबल को आप कैसे प्रेजेंट करें। अच्छा, ये सब बातें हो रही है नॉन कंपैरेटिव स्टडी के लिए, कंपैरेटिव स्टडी के लिए ये बातें नहीं हो रही, ठीक है। तो दूसरा ग्रुप तो कोई सामने खड़ा ही नहीं है, तो एक ग्रुप है और उसका एक ही पर्टिकुलर आपने आउटकम है जो निकाला है, एक ही वेरिएबल है जो निकाला है, बस। इबाद, हम लोग जो सारे टेस्ट कर रहे हैं बायोवेरिएट के, हमने जो अभी 4 टेस्ट पढ़े, तो ये कंपैरेटिव स्टडीज में नहीं है, ये सिर्फ नॉन कंपैरेटिव की बात हो रही ये है। लेकिन नॉन कंपैरेटिव, कॉक्स रिग्रेशन कैन बी डन इन कंपैरेटिव स्टडी ना, क्योंकि यस, उसमें 2 आपने एक इंटरवेंशन करके देख लिया। हाँ, कॉक्स से एक बस एक्सेप्शन है उसके अंदर, मतलब कॉक्स इज जस्ट वन एक्सेप्शन, और कोई उसके अलावा नहीं। ऑलराइट, थैंक यू। अच्छा जी, अब यूनिवेरिएट के अंदर हमें अगर एक वेरिएबल प्रेजेंट करना है तो उसका क्या तरीका हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये 4 यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, एक्चुअली दिस इज 3। तो उसमें एक मेथड है हिस्टोग्राम्स का, एक मेथड है पाई चार्ट का, और एक मेथड है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स का, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। जो हमने शुरू की डिमार्केशन पढ़ी थी कि भाई कंटिन्यूअस डाटा होता है और एक कैटेगोरिकल डाटा होता है, कैटेगोरिकल डाटा में कुछ ऑर्डिनल होता है, कुछ नॉमिनल होता है, सही। वो यहाँ पे भी सेम रही, वो हम चेंज नहीं कर रहे। तो जनाब ये हमारे सामने आ गया हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम के अंदर व्हाट वी कैन सी इज कि हमने बार चार्ट्स बनाए, और उन बार चार्ट्स की मदद से देखा जाए तो हमने बार्स बनाए, ठीक है, वर्टिकल बार्स हैं, और उनसे हमने उस पर्टिकुलर एज के अंदर कितने पेशेंट्स हैं या कितने लोग हैं जैसे ये पता लगा लिया। जैसे हम देखते हैं शुरू का बिल्कुल फर्स्ट बार, तो 20 से 30 के दरमियान के 2 लोग मौजूद हैं इस स्टडी में। उसके बाद 30 से 40 के दरमियान के 4 लोग मौजूद, देन 40 से 50 के दरमियान के 4 लोग, देन 50 से 60 के दरमियान के 5 लोग हैं, देन 60 से 70 के दरमियान के 3 लोग हैं, फिर 70 से 80 के दरमियान के 1 लोग हैं। अच्छा, 80 से 90 के दरमियान देयर इज नो वन, तो ग्राफ के अंदर ब्रेक आ गया, और फिर 90 से 100 का एक आदमी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने अपने कैटेगोरिकल डाटा को प्रेजेंट किया। एक पॉइंट ये रेज होता है कि जी एज तो कंटिन्यूअस है, एज कंटिन्यूअस है डेफिनेटली, लेकिन हम एज को कैटेगोरिकल बना सकते हैं। अगर मैं इसी एज को ऐसे यूज करूं कि विच ऑफ दीज पीपल आर मोर देन 18 और लेस देन 18, ठीक है। तो मोर देन 18 और लेस देन 18 जब मैंने इसको बनाया, तो मैंने उसी एज को जो हमेशा कंटिन्यूअस होती थी कैटेगोरिकल बना दी, ग्रुपिंग करके ना, ग्रुपिंग कर दी। सिंपल सा एक, आप जैसे हम एक, अगर सिंपल सा हम एक करें कि भाई हमें ऑस्टियोसार्कोमा के लिए 2 एज ग्रुप के पेशेंट चाहिए, ओल्ड एज, यंग एज, और बड़े अच्छे डिस्ट्रीब्यूटेड भी होते हैं ऑस्टियोसार्कोमा में। एक बिल्कुल 25 से कम का ग्रुप है और एक बिल्कुल 55-60 से ऊपर का ग्रुप है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आप एज को भी एज अ उस पर कंसिडर कर सकते हैं, क्या कहते हैं, एज अ कैटेगोरिकल डाटा कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ हमने एज को कैटेगोरिकल बना दिया जब हमने उसको 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 के दरमियान कर दिया, ठीक है। और फिर हमने उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली हिस्टोग्राम से। एक मेथड ये है, एक मेथड पाई चार्ट का है, ठीक है। पाई चार्ट में भी हम सेम वही काम करते हैं जो हमने वहां किया था, सेम, देयर इज नथिंग मच डिफरेंट देन दिस। हिस्टोग्राम और पाई चार्ट के डाटा में कोई फर्क नहीं है। हाँ, अब असल सवाल ये है कि यार कब मैं पाई यूज करूं और कब मैं बार या हिस्टोग्राम यूज करूं। तो जब आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज हो, लाइक यू हैव मेनी कैटेगरीज, मोर देन 10, तो व्हाट आई सपोर्ट इज कि आप हिस्टोग्राम यूज करें। क्योंकि अगर मैं इतनी सारी कैटेगरी सर्कल में बनाता तो मेरा सर्कल बहुत मेसी हो जाता, बहुत गंदा हो जाता,
ठीक है, अगर मैं इस सर्कल को 50 कंपोनेंट्स पे ब्रेक करता हूं तो ये सर्कल बड़ा गंदा हो जाएगा, फिर इसके अंदर कुछ नजर नहीं आएगा। अभी इस सर्कल में वी हैव जस्ट 7 कंपोनेंट्स, हमने 7 कैटेगरीज रखी हुई है, तो ये सर्कल बड़ा साफ सुथरा लग रहा है। तो एस्थेटिक्स के हिसाब से हिस्टोग्राम में बेहतर ये है कि जब ज्यादा कैटेगरीज हो आपके पास, जैसे यहाँ मेरे पास आई थिंक 8 या 9 कैटेगरीज है, तो मैंने हिस्टोग्राम यूज कर लिया, और वहां मेरे पास 7 कैटेगरीज है तो मैंने पाई चार्ट यूज किया। तो डिफरेंस इज ओनली ऑफ एस्थेटिक, और बाकी कोई साइंटिफिक कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन। जनाब डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज करेंगे फॉर कंटिन्यूअस डाटा। हिस्टो और पाई यूज कर लिया कैटेगोरिकल, हमने अभी समझ लिया। वैसे भी अगर देखा जाए तो इसमें कंटिन्यूअस डाटा प्रेजेंट कर भी नहीं सकते, क्योंकि जब तक परसेंटेज या प्रोपोर्शन में ना हो कभी भी पाई बन ही नहीं पाएगा, राइट। तो चाह के भी आप उसको घुसा फिट नहीं कर सकते उसको, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अभी वो जो हमने पढ़ा था ना, कब मीडियन निकालते हैं और कब मीन निकालते हैं, ये बेसिकली वही टेबल बना हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो मैंने बेल बनाई। ठीक है, बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने बनाया था, ये वही, ये यहाँ पे सेम एज जो है, ये वही चीज जो है बनी। ठीक है, एट टाइम्स अगर यहाँ गौर करो तो मेरी ये जो रेड डॉटेड लाइन है, ये पीक के थोड़ा सा राइट की तरफ जाके फॉल हो रही है, थोड़ा सा राइट, नॉट वेरी राइट बट थोड़ा सा राइट। ठीक है, तो इससे एक जेड स्कोर निकाला गया है। अगेन इस जेड स्कोर के बीच में इतना पढ़ने की हमें जरूरत नहीं होती, लेकिन ये चीज क्या हमें बताती है, ये चीज हमें ये बताती है कि अगर ये लाइन मेरी ज्यादा राइट या ज्यादा लेफ्ट की तरफ फॉल करती, तो इसका मतलब ये निकलता है कि मेरा डाटा नॉर्मल नहीं। अब जैसे ये यहाँ पे राइट पे फॉल कर रही है, तो आइडियली इन दिस सिचुएशन आई शुड बी यूजिंग मीडियन, मैं यहाँ मीन यूज नहीं करूँ। अगर ये बिल्कुल मेरी लाइन सेंटर से जाती इंटरसेक्ट करते हुए, तो मैं मीन यूज करूँ। इसका मतलब ये कि मेरा डाटा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है। अब देखो ना, लाइन के इस तरफ ज्यादा पेशेंट है और इस तरफ कम है, तो मेरा डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है, तो मुझे यहाँ पे मजबूरन मीडियन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैंने मीन यूज किया तो मैं गलत करूंगा, सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट गलत हो जाए। तो आई थिंक दिस कंक्लूड्स हियर। हमने आज क्रॉस सेक्शनल, या जैसे आप कह सकते हैं कि नॉन कंपैरेटिव स्टडी का सारी स्टैटिस्टिक्स समझ ली है। इन द पार्ट 2 व्हाट वी विल डू इज हम कंपैरेटिव की सारी स्टैटिस्टिक्स समझ लेंगे। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो कैन आस्क। What is the fourth one? Fourth way of univariate analysis? There are 3 mentioned. फोर्थ वो एक्चुअली मुझसे टाइपिंग एरर हुआ है, देयर आर 3 वेज, फोर्थ नहीं है। मैंने ये बात आई थिंक बताई थी, फोर्थ नहीं है, 3 है। Okay, okay. Okay, so participants are requested to drop any questions in the chat box, or you may ask, just unmute yourself and you may just ask the question or drop it in the chat box. Just to introduce Dr. Ibad for whoever joined us later, Dr. Ibad is not a very senior person. He is a 2020 graduate of Dow Medical College, and he assumed the position of research mentor in EMRCP, which is XME Medical Research Community of Pakistan, last year, I guess. And he has been conducting these courses, and these courses are not free, but he agreed to do it for us free of cost. So we are very much thankful to him for taking out time and covering our learning objectives. And he suggested that to cover the objectives in 2 parts, as stats in a single go gets a little overwhelming perhaps. So we will be covering the second part sometime soon, inshallah. Target is to do it before this IMM. I hope we manage to do it in the month of July, earlier in the July. And if you have any more learning objectives while you are reading through your stats syllabus, so you may just drop your queries or your learning objectives on our email address, which is let me just share the screen. So Dr. Ibad is leaving for UK in a few weeks. He is going to be a senior surgical registrar in the University of Bishop of Scotland, and a very valuable colleague.
You can ask questions if you want. So this is the email address on the screen for you, where you can drop your learning objectives or your queries for the next session, which we will be conducting in the month of July.